अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। हम आज करेंगे बात जो लॉकडाउन में नरमी की गई है, जो सॉफ्ट लॉकडाउन का एक ख्याल था कि लोग बाहर निकलेंगे और फिर वो बाहर निकल के अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीद लेंगे। ईद आ रही है, कुछ इस सिलसिले में शॉपिंग हो जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर नहीं किया गया। आम लोगों की तरफ से, अवाम की तरफ से ऐसा लगता है कोरोना पाकिस्तान में है ही नहीं, कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं, एहतियात नाम की कोई चीज़ नहीं। मार्केट्स पर रश है, सड़कों के अतराफ रश है, ट्रैफिक की सिचुएशन देखी जाए तो वो भी तशवीशनाक है। कल जो कुछ देखा गया था वो भी अफसोसनाक था, आज जो कुछ हो रहा है वो भी तशवीशनाक है। और किरण, जब हमें मनाजिर देख रहे हैं तो ये कहना पड़ता है कि खुदा के वास्ते मास्क पहन लो, ये कहना पड़ता है कि प्लीज मास्क पहन लो। इतनी बात कर ली, इतना कह दिया, लेकिन फिर भी अब हम क्या देख रहे हैं कि मास्क लोग नहीं पहन रहे। यानी हम कल बात कर रहे हैं कि 52 दिन बाद मार्केट खुली है, तो हम 2 महीने से बात करें कि मास्क पहन लो, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि मास्क नहीं पहन रहे। कहीं से देखकर लग रहा है कि 50 रोज तक, 2 माह तक, पौने 2 माह तक लोग फंसे हुए थे अपने घरों में और इनको पता था कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें कैसे निकलना है। नहीं लग रहा, बिल्कुल देखकर नहीं लग रहा। आप अगर ये नहीं सोच रहे कि आपकी वजह से किसी को कोरोना हो सकता है, तो ये सोच लीजिए कोई ऐसा जरूर है कि जिसको रोजगार मिलना था और आपकी वजह से दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। सूबाई हुकूमत ये बात कह चुकी है, अगर दुकानदार सैनिटाइजर्स और मास्क बांट रहे हैं और उसके साथ साथ वो दुकान में कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को भर रहे हैं, तो फिर उनके मास्क बांटने का कोई फायदा नहीं, फिर उनके भी मोहतात रहने का कोई फायदा नहीं। आपके शॉपिंग के लिए निकलने का, ईद आपकी नहीं है भाई, दूसरे लोगों की भी है, और आपकी ईद है, दूसरों की जिंदगी है। अगर ये आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। सब कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं। कराची की मार्केट्स, लाहौर की मार्केट्स, इस्लामाबाद की मार्केट्स, फैसलाबाद की मार्केट्स, सिचुएशन कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कंट्रोल में है। सब कुछ ऐसा लगता है आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अगर हम कराची की कुछ प्रोमिनेंट मार्केट्स की बात करें, हैदरी मार्केट हो गई, नाजिमाबाद का मैं तस्करा करूं, तारिक रोड हो गया, ज़ैनब मार्केट हो गई, तो वहां पर आज क्या क्या कुछ देखा गया, हम इस सब के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट करें। ज़ैनब मार्केट का तस्करा होगा सबसे पहले, और इसके लिए चलेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद, वही मौजूद हैं। जी सलमान। कोरोना वायरस से बचना है तो एहतियाती तदबीर अख्तियार करना है। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई, तो हम जो शहर की सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और तशवीशनाक सूरत हाल है। इस वक्त आप जो मनाजिर देख रहे हैं कि वो लालू खेत 10 नंबर के हैं और चिंची की रक्षों के हालात आप देख सकते हैं कि जो समाजी फासला अख्तियार करना चाहिए कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो बिल्कुल अख्तियार नहीं किया जा रहा। और ऐसा लगता है कि शहरियों ने कोरोना वायरस को बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे, और हुकूमत की जो तरफ से अपील की जाती है कि समाजी फासला अख्तियार किया जाए। लॉकडाउन में नरमी इसलिए की गई है ताकि जो लोगों को मुश्किलात हैं और जो ताजिर बरादरी का मुतालबा था कि उनके कारोबार जा सकें, वो कारोबार जा सकें और शहरी भी अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीद सकें। लेकिन शहरियों ने इसको नाजायज़ फ़ायदा उठाया और शहरी जो है वो बिल्कुल कोरोना वायरस को खातिर में नहीं ला रहे, और जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार और पुलिस एहलकार हैं, वो भी जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनको पाबंद नहीं कर रहे कि वो कम पैसेंजर बिठाएं ताकि कोरोना वायरस के फैलने के जो खदशात हैं वो ना हो सकें। तो हुकूमत जो देख रही है कि सिंध हुकूमत को चाहिए तमाम सूरत हाल का फौरी तौर पर एक्शन ले, और जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं जो कि इस पाबंदी पर अमल दरामद नहीं करा रहे, वो एक्शन में आए और तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ या तो चालान किया जाए या फिर उनको पाबंद किया जाए। फिर जो समाजी फासला है वो रक्शे में जो सवार मुसाफिर हैं उनके दरमियान समाजी फासला इख्तियार किया जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। जी, लियाकताबाद की मार्केट, यहीं से सलमान अपडेट कर रहे थे। अगर हम बात करें हैदरी मार्केट की, तारिक रोड मार्केट की, तो यहाँ पर दुकानदार अपने तौर पर कुछ न कुछ हिफाजती इक़दाम ज़रूर अपना रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद इसी सब के ऊपर अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। तारिक रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सबसे अहम बात है कि तारिक रोड पर तकरीबन 2500 के लगभग दुकानें जो हैं, दुकानदारों की जानिब से तो मास्क का इस्तेमाल देखने में आ रहा है, सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर मार्केटों में हमने देखा कि समाजी फासला जो है वो बरकरार रखना दुकानदारों के लिए भी मुमकिन नहीं है, और ग्राहकों की बहुत बड़ी तादाद है, ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद है जो ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों में निकली हुई है। सबसे ज़्यादा संगीन सूरत हाल हमने देखी लियाकताबाद में, जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें हैं और तंग गलियाँ, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदार हैं और समाजी दूरी का जो कुलिया है वो बुरी तरह नज़रअंदाज हुआ है। कमोबेश दुकानदारों ने कोशिश यही की है कि दुकान के अंदर कम से कम ख़रीदार एक बार में दाखिल हों, लेकिन तारिक रोड हो और बहादुराबाद की मार्केट हो, जामा क्लास की मार्केट हो, सदर के बाज़ार हों, बहुत बड़ी तादाद में चूँकि ख़रीदार बाहर निकले हुए हैं, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है
हर जगह पर के समाजी फासले को उस तरह मेंटेन किया जाए। लेकिन दुकानदार अपने तौर पर कोशिश यही कर रहे हैं कि जो माहिदा उनका कमिश्नर कराची और वज़ीर आला के दरमियान हुआ था उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन ख़रीदारों की जानिब से देखा यह गया है कि 50-60% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर दुकानदार कोशिश कर रहे हैं कि मास्क अपने ग्राहकों को फराहम कर दें और उनके हाथों को सैनिटाइज़र से साफ़ भी किया जाए। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में चूँकि ख़रीदार बाज़ारों में निकले हुए हैं, लिहाजा समाजी दूरी को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जी, मुश्किल है, सोशल डिस्टेंसिंग मुश्किल है, क्योंकि ये वो शहर है जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। ध्यान नहीं दिया गया इसको मैनेज करने के हवाले से, इसीलिए आज एक ऐसा मसला है जिसका सोल्यूशन ना आवाम के पास है ना हुक्मरानों के पास है। जब हम ये बात करते हैं कि मॉल्स इसलिए नहीं खोले गए क्योंकि वहाँ पर हवा का गुजर नहीं होता और वहाँ पर एसी है, और दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर कोरोना वायरस हो सकता, दैट इज़ द रीज़न कि मॉल्स नहीं खोले गए। तो जहाँ पर खुर्शीद आलम मौजूद थे, तारिक सेंटर मौजूद थे, वहाँ पर भी कोई हवा का गुजर नहीं हो सकता। तो ये भी एक इशू है, क्योंकि अगर मॉल्स खोल दिए जाएंगे तो वहाँ मैनेज करना आसान है, और लोग जब वहाँ चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रश थोड़ा सा डिवाइड हो जाएगा। ये एक सजेशन है, लेकिन सिंध हुकूमत का ऐसे मौक़िफ़ है कि एनसीसी में ये डिस्कशन हुई थी कि जो मॉल्स हैं वो बंद रहेंगे, क्योंकि माहिरीन की राय इसमें ऐसी। एनीवेज, मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी का आज दूसरा दिन है। एहतियाती तदाबीर के साथ इस्लामाबाद में दुकानें खुली हैं, रावलपिंडी में पाबंदियों की धज्जियां बिखेर दी गई हैं, लाहौर में भी सूरत हाल खासी मुख्तलिफ नहीं है। हमें ज्वाइन किया एग्जैक्टली कराची का हवाल तो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके। फैसलाबाद और लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर से हमारा साथ दे रहे हैं मोहम्मद अली जड़, और फैसलाबाद से हमारा साथ देंगी शाहीन शहजादी। तो पहले फैसलाबाद लेकर चलते हैं, इसलिए कि कल जब किरण मैं घर वापस गया तो जब मेरी फैमिली से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपने फैसलाबाद की जब बात की तो वहाँ पर मसला क्या था कि जी नए डिज़ाइंस नहीं मिल रहे, यानी वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं हो रही, मास्क की बात नहीं हो रही, एहतियात की बात नहीं हो रही, डिज़ाइंस की बात हो रही है। शाहीन, फैसलाबाद कल हमने यहाँ से यही सुना कि शिकवा क्या है, डिज़ाइंस नए नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसे ही है शोएब, जिस तरीके से ये बताया जाता है कि अगर लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये था कि पहले से ज़्यादा ख्याल, पहले से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाई जाएँ, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। अवाम इस तरीके से बाहर निकली हुई है कि जैसे आज शॉपिंग नहीं की तो कल कुछ मिलेगा नहीं, कल दोबारा से लॉकडाउन हो जाएगा। 8 बाज़ार है जो घंटा घर के चारों तरफ पे देखा जाए तो ऐसे खचाखच के बाज़ार भरे हुए हैं, अवाम की जानिब से शॉपिंग के लिए अवाम निकली हुई है। वो जो बात थी पहले के घरों में रह के सिसक के मर रहे हैं, गुर्बत है, वो तो कहीं दिखाई नहीं देती। हर दूसरा बंदा मार्केट में निकला हुआ है खरीदारी के लिए, नए नए डिज़ाइन चाहिए, मैचिंग जूते चाहिए, मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, हर इस तरीके की खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर, कोई SOPs जो है वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। ना ही कोई सैनिटाइज़र का इस्तेमाल दुकानदार की जानिब से, ना मास्क का इस्तेमाल ग्राहक की जानिब से। हर कोई जो है वो ख़रीदारी में मगन है, इस तरीके का कोई ख्याल ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि इनको पता ही नहीं कि कोरोना वायरस है क्या, ये कोई बला है, कोई मुसीबत है इनके लिए जो कल को इनकी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा बन सकती है। फैसलाबाद में पहले जो तादाद है मरीज़ों की वो तकरीबन 400 के करीब पहुँच चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है, जिस तरीके से अवाम का रश है, लग यही रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो कोरोना वायरस के खदशात मज़ीद बढ़ जाएंगे, केसेस भी मज़ीद बढ़ने का खतरा है। लेकिन शहरियों की जानिब से कोई एहतियाती तदाबीर अपनाई नहीं जा रही। ज़िले इंतजामिया की जानिब से बात की जाए तो इंतजामिया का भी कोई बंदा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन तो मजीद कॉम्प्लिकेट कर रहा है, ये कॉम्प्लिकेशन को मजीद बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने शाहीन मुझे ये एक बात का जवाब दे दीजिएगा, क्या आपने यहाँ आम लोगों से बात की, क्या उनसे पूछा उन्हें कोरोना के बारे में कुछ पता है या नहीं, सोच क्या है उनकी? किरण, मेरी बात हुई बहुत सारे लोगों से। अब आवाम के पहले राय थी, एक खौफ था जब शुरू के दिन थे, लेकिन अब जो राय है वो ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, ये बस ऐसे ही एक ड्रामा है, दूसरे कंट्री से एड लेने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना ये वबा है। ये पॉइंट ठीक है, मैं इस पे आगे चल के भी बात करना चाहूंगी। मोहम्मद अली जड़, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है और क्या सारी की सारी जिम्मेदारी आवाम की है, लाहौर के शहरियों की है, या दुकानदारों की तरफ से SOPs को फॉलो किया जा रहा है, ऐसा भी देखा आपने? देखिए किरण, लाहौर की सूरत हाल भी कोई मुल्क के दूसरे शहरों की तरफ से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि लाहौर एक बड़ा शहर है, और फिर ये है कि पंजाब में अगर देखा जाए तो हाई रिस्क लाहौर ही है, सबसे ज़्यादा केसेस यहीं पे आ रहे हैं, डेथ्स भी ज़्यादातर यहीं से हैं। लेकिन अगर सोशल डिस्टेंस की बात करें तो वो कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि ईद सर पे है, 12-13 दिन ईद में रह गए हैं। तो और यहाँ भी लोगों को ऐसे लगता है कि पहले ईद मना लो, फिर उसके बाद में कोरोना की तरफ ध्यान देंगे। आम लोगों को ऐसा लगता है लाहौर में? देखिए
देखिए सूरत हाल तो वही है जिस तरह रश है, फिर ये कि मौसम बड़ा खूबसूरत है, आबरा आलूद है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, रोज़े के साथ लोग निकले हुए हैं, ना सिर्फ खुद निकले हुए हैं बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेके आए हुए हैं। काफ़ी तादाद में जो लोग हैं मास्क नहीं पहने हुए, बड़े कम लोग हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं या फिर ग्लव्स पहने हुए हैं। ज़्यादातर एंजॉय करें, ईद मनाएं, लेकिन इस तरह से ना करें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली जड़, आप हमारे साथ थे। शाहीन शहजादी, आप हमारे साथ ही इस सिलसिले में सिचुएशन के ऊपर हमें अपडेट कर रहे थे। अभी हमें जिब्रान नासिर साहब ने ज्वाइन किया है, समाजी कारकुन। जिब्रान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिब्रान साहब, जब लॉकडाउन था तो ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात पर हम बात करते रहे और हम मईशत की बात करते रहे। हम ये कहते रहे कि गरीब मर जाएगा, भूख से मर जाएगा, मईशत का पहिया रुक चुका है। लेकिन आज जब लॉकडाउन में नरमी हुई है तो उसके बाद जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उससे हमें लग ये रहा है कि जिस पर हमने काबू पहले कुछ ना कुछ पा भी लिया था, या हम ये समझ लेते हैं कि कोरोना ने उस तरीके से पाकिस्तान को हिट नहीं भी किया था, तो अब हम दावत दे रहे हैं कि आओ कोरोना, हम हाजिर हैं। देखिए, मेरे ख्याल में जो लोग लॉकडाउन खोलने के हक में थे और चाह रहे थे कि किसी ना किसी तरह लोगों का इज्तिमा कहीं ना कहीं होता रहे, वो जानबूझ के अवाम को धोखा दे रहे हैं, रोज़े अव्वल से दे रहे हैं। अभी तक जो भी पॉलिसी हुकूमत की तरफ से, खासतौर पर वफाक की तरफ से अलाउ की गई है, वो तबका जो ताकत रखता है और जो पैसा रखता है उसकी आसानी के लिए तो है। आपने कंस्ट्रक्शन का सेक्टर खोला, लॉकडाउन के दौरान खोला, तो आपने कंस्ट्रक्शन का सेक्टर ही खोल देना था क्योंकि आप तो मजदूर के लिए इंटरेस्टेड थे। मगर आपने कहा नहीं, हम पूछेंगे नहीं कि बिल्डिंग बनाने वाले के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो इसमें मजदूर गरीब का क्या फायदा हुआ? इसमें तो फायदा उसका हुआ जो बिल्डिंग बना रहा था। यानी कि चंद की खातिर आपने उस वक्त भी हजारों को कोरोना के अगेंस्ट किया। दूसरी बात, आपकी जो रिपोर्टर फैसलाबाद से कह रही है कि लोगों को पता ही नहीं कि कुछ कोरोना है और कि चंदा लेने के लिए एक बड़ी कंस्पिरेसी है, तो ये भी आपको इस्लामाबाद से बयानिया मिला है। पहले दिन से कहा जा रहा है घबराना नहीं है, पहले दिन से कहा जा रहा है कि हम खुद कुछ नहीं करेंगे, हम बाकी मुल्कों से जाके चंदा मांगेंगे, और पहले दिन से कहा जा रहा है कि जी लोग भूख से मर जाएंगे, ज़्यादा खतरनाक है, चंदे से, कोरोना से नहीं मरेंगे। इस पूरे 3-4 महीने के अरसे के अंदर ये जो हम पूरी कशमकश चलती रही और दोबारा आपने लॉकडाउन खोल दिया है आके, 1.5-2 महीना NGOs ने, फलाही इदारों ने, हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा अपना एक बहुत ही छोटा सा एफर्ट था। जी प्लीज बाद में मुकम्मल करें। साथ में मुझे इस अवामी रवैये के बारे में भी बताइएगा। कोरोना सियासी है, डॉक्टर सियासी हैं, समाजी कारकुन सियासी है। राशन बैग अगर नहीं मिला मेरे किसी जानने वाले को, या अगर मेरे किसी जानने वाले को खुदा न खास्ता कोरोना नहीं हुआ, तो कोरोना है ही नहीं, कोरोना एक हकीकत ही नहीं है। ये जो एक रवैया है ना हमारे लोगों का, ये क्या है? इसको आप क्या समझते हैं? ये कहां से आ गया? क्यों हम इस तरह से सोच रहे हैं? देखिए, जब सब कुछ मफाद अपने ज़ाती मफाद के तहत होगा, जब सियासत अपने ज़ाती मफाद के तहत होगी, जब आप अपनी अंडर परफॉर्मेंस को छुपाना चाहेंगे, जब आप हकायक को झुटलाना चाहेंगे और आप जो है झूठ को सच बना के साबित करना चाहेंगे, तब टीचर भी झूठा साबित होगा, सियासी साबित होगा, तब डॉक्टर भी सियासी साबित होगा, झूठा साबित होगा, तब साइंसदान भी सियासी साबित होगा और झूठा साबित होगा। आप रोजे अव्वल से कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ने देंगे, हर चीज को देखने के 2 जाविये होते हैं। अभी ये पूरा मीडिया पूरा दिन चलाता रहा डॉक्टर फुरकान की रिपोर्ट कि एक डॉक्टर को जो गवर्नमेंट अस्पताल का एम्प्लॉय था, रिटायर हो गया था, उसको अस्पताल का बेड कराची में नहीं मिला, और कर्ब से भरी वीडियो और आवाजें सुनाता रहा उनके खानदान की, उनकी बेवा की, रोते हुए कि किस किस अस्पताल वो लेके जा रहे थे और एम्बुलेंस वाले हाथ नहीं लगा रहे थे। एक तरीका ये है कि जी अस्पताल का निजाम फेल हो गया, देखने का ये जाविया है। साथ में एक और जाविया है कि अगर अस्पताल का निजाम फेल हो गया तो हम क्यों ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि हर घर से हजारों ऐसे जो हैं केसेस निकलें और हजारों बेवाएं, लाखों बेवाएं या लाखों शौहर जो है बैठ के अपनी बीवियों के ऊपर रो रहे हो कि उनको बेड नहीं मिल रहा। इस वक्त सिफारिशों के ऊपर, बेसिस के ऊपर तो अस्पताल में आपको जगह मिल रही, जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है। और मैं फिर जानना चाहूंगा, 2 महीने जो NGOs ने बैठ के बफर दिया है सूबाई हुकूमत को, सिंध की, और वफाकी हुकूमत को, PTI की, इस 1.5-2 महीने में हुकूमतों ने अपनी तैयारी क्या की है? क्या पूरा साल NGOs ही राशन देंगे? नहीं की तो क्यों नहीं की? तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा जिब्रान नासिर साहब। अतीक मीर साहब ताजर रहनुमा हमको ज्वाइन कर चुके। अतीक साहब, ये फरमाइएगा, लॉकडाउन का पहला दिन, लॉकडाउन का दूसरा दिन कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब ये सॉफ्ट लॉकडाउन था और ये इस ताकीद के साथ था कि अगर आप लोगों ने एहतियात ना बरती तो सब कुछ वापस वैसे ही हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। बंद करवाना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, और मैं इस वक्त सदर की ट्रैफिक में फंसा हूं और ये मुझे चांद रात की ट्रैफिक का हाल लग रहा है। मेरी समझ से बाहर है कि कहाँ ऐसी कोई खराबी रह गई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं।
ठीक है 2 माह की बंदिश के बाद जब अचानक लॉकडाउन खुलता है तो लोग बाहर आते हैं और उनके अंदर जोश व खरोश भी होता है। अतीक साहब, ये तो सूबाई हुकूमत का ये शिकवा है आपसे, वो ये कह रहे हैं कि हम इनको समझा रहे थे कि सिचुएशन ऐसे ही आउट होगी, दिनों में होगी, कह रहे उन्होंने समझाया था आप लोगों को। दो धारी तलवार है इस वक्त, 2 धारी तलवार है। आप जिसकी सुने रो देंगे आप। एक मालियाती तबाही अलग है, मईशत जवाल पजीरी का शिकार है, डेली वेजेस वाले फाका कशों का शिकार है, मिडिल क्लास मकरूज हो गया। इसमें कोई शक नहीं। अतीक मीर साहब, जिंदगी और सेहत दोनों साथ साथ हैं। जिंदगी नहीं होगी, सेहत का क्या करेंगे? ये वाली बात समझाना भी मुश्किल है। मैं बिल्कुल मान रही हूँ, भूख और बेरोजगारी सब कुछ बहुत सीरियस कंसर्न है, ये मफरूजा नहीं है। आप जो बात कर रही हैं वो एक मकबूले की हद तक तो दुरुस्त है कि जिंदगी होगी तो सब कुछ होगा, लेकिन आप ऐसा अमली तौर पर मुमकिन नहीं है कि एक आदमी को आप भूखा मार दें और कहें कि कोरोना से नहीं मरना है, भूख से मर जाना, तो ऐसा नहीं है इस वक्त जो। अच्छा देखिए, इसका सोल्यूशन ये था कि एसओपीज होती, जितनी कैपेसिटी दुकानदार की है वो उतने लोगों को एंटरटेन करता, उतने लोगों को बुलाता। अब देखिए, सिर्फ सैनिटाइजर रखने से, मास्क रखने से बात नहीं बनेगी। ये सारे का सारा हुजूम आप खुद भी फंसे में, आप खुद भी देख रहे हैं। अब बताइए सोल्यूशन क्या होगा? अब अगर आपसे सूबाई हुकूमत पूछती है कि बताओ तो सही अब हम करें क्या आगे, तो क्या बताएंगे आप? फिर क्या करेंगे? देखिए, हम तो सूबाई हुकूमत से कह रहे हैं कि आप 3 दिन देखें, उसके बाद जहां जहां रश है उस मार्केट को सील कर दें। जहां एसओपीज पे अमल हो रहा है उसे कारोबार करने दें। जहां पर हो रहा है, जब आप कहते हैं जहां पर हो रहा है, तो आई वुड लाइक टू आस्क कहां पर हो रहा है? बेशतर मार्केटों में कल खुद कमिश्नर कराची ने अप्रिशिएट किया। फॉर एग्जांपल आप मुझे कोई मार्केट्स बताएंगे, क्योंकि आप खुद विजिट करते रहे कल और आज। देखिए, मैं कल तो नहीं निकला, कल मुझे ज्यादा वीडियोस मिली और कल मैंने देखा कि जामिया क्लॉथ के इलाके में इस पर काफी हद तक अमल हुआ। आयरन स्टील मार्केट, टिम्बर मार्केट, फर्नीचर मार्केट्स, वहाँ मुकम्मल तौर पे इस पे अमल दरामद हुआ, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। अच्छा अतीक साहब, एक बात और जरा, आप खुद भी कह रहे हैं कि जो एसओपी पर अमल दरामद नहीं कर रहा उसको सील कर दिया जाए, यही आपके ख्याल में दुरुस्त भी है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि आप लोग मीटिंग्स करते रहे, गवर्नर साहब से अलग मीटिंग हो रही है, सीएम साहब से अलग मीटिंग हो रही है, सईद गनी साहब से अलग मीटिंग हो रही है, आपकी अपनी अलग मीटिंग्स हो रही हैं, मार्केट के एसोसिएशन से अलग मीटिंग्स हो रही हैं, व्हाट्सएप के जरिए आप एसओपीज दे रहे हैं। इस दिन के लिए सर जब सैलाब उमड़ आया, जब हमने देखा कि वाकई बेशतर इलाकों में एसओपीज पर अमल दरामद नहीं, दैट मीन्स वो फ्रूटफुल मीटिंग्स नहीं थी। नहीं, मीटिंग्स तो फ्रूटफुल थी, खुलवाने के लिए सब कुछ खुल गया, खुलवाने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक गिला हम अक्सर करते हैं, एक एरर है। आप जब वक्त को महदूद करते हैं, शहर बड़ा है, तो फिर एक पैनिक तो होता है। यानी अतीक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, आपको ये लगता है कि अगर अफ्तार के बाद भी मार्केट्स खुली हों और सहरी के वक्त तक खुली रहें, सहरी के बाद भी खुली रहें, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं होगा फिर लोग दिन में नहीं निकलेंगे, गर्मी या रोजा है, वो शाम में निकलेंगे? सारे अंदाजे फिर फेल हो गए, सबके बाद में ऐसी 2 दिन की सिचुएशन बनी। आपने बात दुरुस्त कही है, आपकी बात बिल्कुल मैं तस्लीम करता हूँ कि दिन में गर्मी होती है और लोग यकीनी तौर पर जब उनको रात का वक्त मिलेगा, ठंडा वक्त मिलेगा, तो इतनी ज्यादा पैनिक, इतनी ज्यादा रश मुमकिन है कि ना हो, सिवाय आखिरी 2 से 3 रातें जो जिसे चांद रात कहते हैं, मुमकिन है उन दिनों में कुछ रश हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके बाद। एक जवाब और, ये सब कुछ अगर कोरोना इस सबके साथ साथ स्प्रेड हो गया, तो ये बताइए जिम्मेदारी फिर किसकी है? शहरियों की है, इंतजामिया की है, सूबाई हुकूमत की है, आप लोग की है, ताजिर की है, किसकी है फिर? देखिए, हमें हमारी मजबूरी कारोबार खोलने पर उकसाती है, वरना कोरोना से किसको खौफ नहीं है, कोरोना से किसको एहतियात नहीं है। ये तो मजबूरी है कि ये मजबूरी दुरुस्त है सर, इस पर तो हम सवाल उठा भी नहीं रहे। सर साथ रहिएगा, एक खबर आ रही है हमारे पास। सिंध हुकूमत ने शहरियों से इस पर अमल करने की दरखास्त फिर से की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा है कि अगर यही सूरत हाल रही, जिसका हम तज़किरा भी करें इस शो में, तो कारोबार दोबारा बंद कर दिया जाएगा, सख्त लॉकडाउन होगा। संजय साधवानी ने मुर्तज़ा वहाब से गुफ्तगू की है, पहले आपको वो गुफ्तगू सुनवाते हैं। कारोबार खोल दिया गया है, क्या एसओपीज पर अमल हो रहा है? तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास क्या रिपोर्ट है उन्हीं से पूछते हैं। सर, कारोबार तो खोल दिया, आप समझते हैं एसओपीज पर अमल हो रहा है आपकी? देखिए, एसओपीज पे मैं भी अमल कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, आपका कैमरामैन भी कर रहा है, और मैं समझता हूँ जब यही चीज़ हम तो आपके साथ खड़े हैं ना, बाकी लोग कर रहे हैं।
मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब पब्लिक भी यही चीज़ देखेगी ना कि मीडिया वाले भी कर रहे हैं, आवाम के नुमाइंदे भी वो चीज़ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पब्लिक भी कन्विंस्ड फील होती है कि हाँ ये हमारी भलाई के लिए। लेकिन मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि अगर कल का आप मिसाल लेते हैं तो कल बहुत बुरा हाल था, लोगों ने SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, लोग जोग दर जोग अपने घर से बाहर निकले, गैर ज़रूरी एतबार से निकले, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। लोगों को समझने की ज़रूरत है कि घर में बैठने का फ़ैसला, समाजी फासला इख्तियार करने का फ़ैसला उनके बेहतरीन मफाद में उनको एक करना पड़ेगा। इस वक्त क्या सूरत हाल है शहर की, आपके पास क्या रिपोर्ट है? आप समझते हैं जो कारोबार खोला है उस पर दोबारा नज़रसानी की जाए उस फैसले पर? मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से लोगों ने एहतियात नहीं की और इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स को, SOPs को वायलेट किया गया, तो सिंध हुकूमत इस फैसले को ख़त्म भी कर सकती है और एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। मैं समझता हूँ शहरियों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, शहरियों को अपना साथ देने की ज़रूरत है, अपनी हुकूमत का साथ देने की ज़रूरत है, और तभी मैं समझता हूँ इस वबा से निमट पाएंगे। संजय साधवानी गुफ्तगू कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब से। अतीक मीर साहब, आपने भी सुनी होगी जिस तरह उन्होंने इंदिया दे दिया कि अगर अमल दरामद नहीं होगा, चाहे जिसकी तरफ से भी अमल दरामद ना किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर अमल दरामद सबने करना है और सबने करवाना भी है। सर, मार्केट्स फिर से बंद करने की बात हो रही है। देखिए, उन्होंने भी वही बात की जो कुछ देर पहले मैं कह चुका हूँ कि मैं बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ कि वालिशन किया जाए। लेकिन एक बात जो मैंने अभी देखी, खास तौर पे मैं ये चंद मार्केटों के बाहर, के ताजिर तो फिर काफी हद तक अमल पै रहा है, क्योंकि ताजिर और स्टाफ मिला के 2, 4, 5 लोग ही होते हैं। लेकिन ये जो एक हुजूम की सूरत में शहरी उमड़ आए हैं, इसमें हमारा कसूर तो नहीं। सर, मैं मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि मैं जब मार्केट से होता हुआ मैं मुत्तफिक हूँ सर। बाइक की पार्किंग नहीं है, गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, मार्केट्स ऐसी हैं कि वहाँ पर रश लग जाता है। वहाँ पर अगर कोई समझदार शख्स गुजरना चाहे कि मैं डिस्टेंस के साथ गुजर जाऊँ, वो गुजर नहीं सकता, वो जा नहीं सकता। अगर वो ये सोचे मैं किसी ऐसे वक्त जाऊँ जब रश नहीं होगा, तो उसके पास वो ऑप्शन भी नहीं है। सर, मेरा सवाल लेकिन ये है कि जो मार्केट एसोसिएशंस हैं, क्या उनके साथ मिलकर कोई मुशावरत नहीं हो रही, कोई मैकेनिज्म तय नहीं हो रहा कि किसी ना किसी तरीके से कुछ सिचुएशन बेहतर कर लें? देखिए, मार्केट्स के जो दुकानदारान हैं, ये जो एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं, उन पर तो हम सख्ती कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल कस्टमर साइड पे हो रहा है, कस्टमर्स को संभालना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस वक्त जो ट्रैफिक की शक्ल में एक हुजूम की सूरत में पूरी फैमिली एक बच्चे की। सर देखिए सर, ट्रैफिक का सवाल आई एम सॉरी आपसे नहीं होगा, लेकिन दुकान के अंदर अगर 4 लोगों की गुंजाइश हो लेकिन 12 लोगों तो सवाल होगा आपसे। बट एनीवे, जरा आपका पॉइंट वैलिड है कि मैनेज शहर उस तरीके से हुआ नहीं है, मसाइल ऐसे हैं कि उस तरीके से मैनेज हो नहीं सकता। बट एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट का इंदिया वो भी यही है कि अगर मैनेज ना कर पाए, अगर SOPs पर अमल दरामद ना हो, तो फिर लॉकडाउन दोबारा होगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। तो भैया, अगर सजेशंस आपके पास में अभी तक भी इतनी सारी मीटिंग्स के बाद में भी प्रॉपर सजेशंस नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? बड़ा क्विकली इसमें ये हो सकता था कि आप इलाकों को डिवाइड कर देते, प्लानिंग होती कि भाई नाजिमाबाद जो है ना, नाजिमाबाद के लोग जो है ना वो अपनी मार्केट्स में कब जा सकते हैं, गुलशन इकबाल के लोग कब जा सकते हैं, ये किया जा सकता था। हाजिर है ब्रेक के बाद। एक तरफ तो है कोरोना से एहतियात और दूसरी तरफ है क्वारंटीन सेंटर्स। हम लोगों को मोहतात रहने के लिए कह रहे हैं, हर सतह पे कह रहे हैं, SOPs तैयार की जा रही हैं, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स में हो क्या रहा है, आज हम आपके सामने ये भी रखते हैं। मुख्तलिफ सूबों के क्वारंटीन सेंटर्स परेशान कुन वीडियो यहाँ से सामने आ रही हैं। ऐसा मालूम हो रहा है पाकिस्तान जगह जगह से तफ्तान ही बनता चला जा रहा है, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना, कुछ फॉलो नहीं किया। कहीं क्वारंटीन सेंटर्स में एक साथ बेड्स लगाए गए हैं, बिल्कुल लगा के मिला के, तो कहीं पर पेशेंट्स नाकिस सफाई और पीने का पानी तक नहीं, ये शिकवा करते दिखाई देते हैं। आखिर सवाल ये है कि हमने तफ्तान से जिस प्रॉब्लम का आगाज हुआ था वहां से कुछ सीखा भी या नहीं? तफ्तान पर जो लोग तनकीद कर रहे थे वो खुद अपने इलाकों में, अपने सूबे में कर क्या रहे हैं, अपने लोगों के साथ में कर क्या रहे हैं? क्या उन्हें कहीं जवाब नहीं देना? क्या उनके सामने कुछ नहीं? कुछ वीडियोस हैं कि जो हम सोच रहे थे कि आपके सामने रखें। किरण, आपको याद होगा चंद रोज पहले हमने बड़ी तारीफ की थी चित्राल की। तारीफ क्यों की थी? क्योंकि चित्राल में कोई केसेस नहीं थे। लेकिन आज चित्राल से जो वीडियो आई है वो देखकर आप भी परेशान हो जाएंगे और आप सवाल करेंगे हुक्मरान सो रहे हैं क्या? हुक्मरान जो दावे और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, करने पर आए तो कुछ करते नहीं है। ये मामला ऐसा ही लग रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा क्वारंटीन सेंटर्स, यहां पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए बेड्स की कमी का इंकशाफ हुआ है। चित्राल के क्वारंटीन में 2 मुसाफिरों को 1 बेड दिया जा रहा है और यही सूरत हाल है केपी के दीगर क्वारंटीन सेंटर्स में भी। फयाज अहमद हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। फयाज, ये जो फुटेज है ये चित्राल की है, 1 बेड है और 2 मरीज हैं, यानी जो कहते हैं कि एक पेशेंट को अलग रखें, बिल्कुल अलग थलग रखें, लेकिन यहां पर एक ही बिस्तर पर 2 मरीज। बिल्कुल शोएब, यही सूरत हाल है चित्राल में और ये वीडियो काफी वायरल है सोशल मीडिया पर। जो मुसाफिर जो पेशावर से जाते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से जब चित्राल जाते हैं तो वहाँ पर क्वारंटीन में इनको रखा जाता है और यही सूरत हाल जो है वो मुसाफिर ने खुद वीडियो बनाकर हमसे शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बेड पर 2 मुसाफिर को 1 बेड दिया जाता है, वहीं पर दोनों को सुलाया जाता है। जिस पर ये वीडियो वायरल हुई है, वीडियो में मुसाफिर खुद कह रहे हैं कि हमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना है तो एक कमरे में वो भी 1 बेड पर 2 बंदों को क्यों दिया जा रहा। इसके अलावा दीगर वीडियोस भी उन्होंने शेयर की जिसमें खाने का इंतजाम न होना और साथ साथ सफाई की नाकिस सूरत हाल पर वो काफी बरहम नजर आए और वो वीडियो जो है खुद अपलोड और फयाज ये सूरत हाल जो चित्राल के इस क्वारंटीन सेंटर में है, क्या ऐसी ही खबरें केपी के दीगर क्वारंटीन सेंटर्स आइसोलेशन फैसिलिटी से आती हैं? बिल्कुल शोएब, यही सूरत हाल। अगर हम पेशावर की बात करें, चूंकि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा है, यहाँ दुरानपुर जो करंटीना है वहीं भी वहाँ भी काफी ऐसी न्यूज आती रही और वहाँ पर खुद जो है मुसाफिर जो दुबई से आए हुए थे उन्होंने वीडियो बनवाई और वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड किया और ये गिले शिकवे करते नजर आए कि खाना भी वक्त पर नहीं दिया जाता और ना ही वहाँ कोई तिब्बी अमला आता है, ना ही कोई दीगर इंतजामिया आता है जो कि उनकी सुनवाई हो सके। खासतौर पर टेस्ट का बहुत ज्यादा इशू है क्योंकि 14 दिन के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 दिन करंटीना में गुजारे हैं। फैज 20 दिन क्यों? टेस्ट नहीं हुआ इसलिए? लाइन ड्रॉप हो गई शामिल है या मर्दान पर तो जिला इंतजामिया ने एक्शन भी लिया है। ठीक है, वहां तो कुछ एक्शन भी देखने में आया। लाहौर के मुल्तान रोड, यहाँ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में क्वारंटीन सेंटर की वीडियो मंजर आम पर आएगी। अब यहाँ जो मुतासरीन मौजूद हैं वो कह रहे हैं इंतजामिया की कारकर्दगी ना होने के बराबर है। एक रूम है जो कि देखने में बहुत बड़ा है, वार्ड फासले फासले पर बेड्स भी हैं, लेकिन ये लोग परेशान है, कह रहे हैं यहाँ खाने का इंतजाम नहीं, कोई डॉक्टर चेकअप के लिए नहीं आता, यहाँ सफाई नहीं होती, बहुत शोर मचाया है तो चादरें फिर लाकर एक जगह जमा कर दी है, चेंज फिर भी नहीं की, किसी के पास तकिया है किसी के पास नहीं है। एक पेशेंट कह रहे हैं कि मैं रात से परेशान हूँ, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। रियाज है हमारे साथ, उनसे मजीद बात करते हैं। रियाज अहमद, कोशिश करेंगे रियाज से बात कर सकें इस सिलसिले में। मुल्तान रोड सिक्योरिटी हॉस्पिटल, यहाँ का क्वारंटीन सेंटर बद इंतजामी की इंतहा। तो ज़रा देखिए, जो पेशेंट्स यहाँ पर हैं वो बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं यहाँ खाना टाइम पर नहीं मिलता, दवा क्या होगी नहीं मालूम, डॉक्टर आएगा नहीं पता, मरीज शिकवा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सफाई का इंतजाम नहीं है, कम से कम चादर तकिए तो बदल दिए जाए, कम से कम सफाई का इतना इंतजाम तो कर लिया जाए। कोई यहाँ आने जाने वाला नहीं है। अच्छा खासा बड़ा वार्ड है ये और बाहर दरवाज़ा भी खुला हुआ है। इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये भी देखा जा सकता है, लेकिन उस दरवाजे से किसी को अंदर आते हुए देखा नहीं गया, कम से कम ऐसा ही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है जिसमें फेक वीडियोस भी हैं और जिसमें कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं कि जिन पे एक्शन होना चाहिए। रियाज हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रियाज, अच्छी खासी बड़ी वीडियो है ये और इसमें बहुत सारे मसाइल का तस्करा किया इन सारे लोगों ने। जी बिल्कुल, ये जो है मुल्तान रोड पर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, वहाँ की ये वीडियो है। ये क्वारंटीन सेंटर वहाँ पर बना हुआ है, जो कोरोना वायरस के मरीज हैं वहाँ पर यहाँ पर उनको रखा गया। वो मरीज खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर ना कोई डॉक्टर उनको आगे चेक करता है, ना कोई सफाई का इंतजाम है और यहाँ तक एक मरीज जो जिसको डायरिया भी, उसके साथ कोरोना के साथ डायरिया भी हो गया, वो भी कह रहा है कि मुझे इतने मोशन ज्यादा आ चुके हैं लेकिन अभी तक किसी ने आकर उसको दवाई तक नहीं दी। और बाहर जब वो कहते हैं कि पीने का पानी तक यहाँ मुयस्सर नहीं है और पीने के पानी के लिए जब कहा जाता है तो वो कहते हैं बाहर चले आए। जब बाहर जाते हैं तो गार्ड उन्हें रोक लेता है, बाहर जाए तो कैसे जाए। ये मसला है, ये मसला है। रियाज, आप तो हमें इस सिलसिले में अपडेट करें, लेकिन लाहौर ही से 2 रोज़ पहले एक और कहानी भी सामने आई थी। एक माँ परेशान थी और माँ क्यों परेशान थी? क्योंकि उसके 3 छोटे छोटे से बच्चे हॉस्पिटलाइज थे और वो यही कह रही थी कि 2 बार टेस्ट नेगेटिव आया लेकिन घर जाने नहीं दिया जा रहा और बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है। लेकिन इस पर मियो हॉस्पिटल से मौक़िफ़ आया था कि अब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन वो खातून बहुत परेशान थी। खदीजा नाम है उनका, इस वक्त साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और मैं
मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप जब हम बात करें तो आपके बच्चों की सेहत काफ़ी बेहतर हो, ये मेरी दुआ है। बच्चों को देखकर हम सब परेशान हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं होता। अगर बच्चे को भूख भी हो, बच्चे की तबीयत बिगड़ जाए तो और परेशानी की बात हो जाती है। ज़ाहिर आप तो माँ हैं, माँ की परेशानी कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएंगी इस वक्त क्या सिचुएशन है? आपने आवाज़ उठाई, पूरे पाकिस्तान ने आपका साथ दिया और आपकी इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई। अब सिचुएशन कुछ बेहतर हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं समा वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जब से हमने आपको इन्फॉर्म किया है, रात से 3-4 दफ़ा डॉक्टर आए और उन्होंने आके मेरे बच्चे को एग्जामिन किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा बहुत अच्छी हालत में बिल्कुल ठीक है। रात को उस बच्चे को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। डिस्चार्ज हो गए तो बहुत अच्छी खबर आपने मुझे सुना दी। और ये भी बताइएगा कि डॉक्टर साहब तो ये कह रहे थे, डॉक्टर असद असलम, कि अब रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो वो क्या बात थी फिर? नहीं डॉक्टर साहब, असमें भाई बात ये हुई थी, ओके 4 तारीख को मेरे बच्चे का सैंपल किया था। अच्छा। फिर 2 बाद रिपोर्ट आई तो हम सब की पॉजिटिव आई। हमें उन्होंने कहा आप 7 दिन के लिए यहाँ पे रहेंगे। उस बच्चे की नेगेटिव आई, उसका उसी वक्त दोबारा सैंपल किया 6 तारीख को। उनसे वो सैंपल मिसप्लेस हो गया और वो 5 तारीख को किसी और बच्चे का सैंपल ले चुके हुए थे उस बच्चे के नाम पे। उनकी ये मिसमैनेजमेंट हुई है। किरण, ये जो उन्होंने पॉइंट रेज किया ना, ऐसी बहुत सी खबरें बहुत सी और जगहों से भी आई हैं। सैंपल मिसप्लेस हो जाना, सैंपल स्विच हो जाना, ऐसे में रिजल्ट बिल्कुल बदल जाता है। और आप जिस कदर परेशानी, ऐसे बहुत से लोग इसीलिए परेशान होते हैं। और इस परेशानी का सामना जो है ना वो थोड़ा तहम्मुल के साथ में और थोड़ा आवाज अपनी जो है ना वो बुलंद करके किया जा सकता है। एक बिल्कुल क्विकली मुझे मैसेज दे दीजिएगा खदीजा साहिबा उन पेरेंट्स के लिए कि जिनके छोटे छोटे बच्चे और वो मोहतात नहीं है। एहतियात बहुत जरूरी है। 2 जुमले आप इस पे अदा कर दीजिए प्लीज। जी मैं अपने बच्चों की बहुत एहतियात करती रही हूँ। मेरे से ज्यादा अल्लाह एहतियात करने वाला है। बच्चों को बस साफ सुथरा रखा जाए, खुद बच्चों से फासला रखा जाए, बच्चों का आपस में फासला बना के रखा जाए। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। खदीजा थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थी। कुछ पॉसिबल नहीं है। सही सही, जान का सेहत का कुछ नेमुल बदल नहीं है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। अभी हम बात करेंगे कि जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं दीगर ममालिक की, जब हम एग्जाम्पल देते हैं कि कनाडा, अमेरिका, यूके यानी यूरोपियन ममालिक या फॉर दैट मैटर डेवलप्ड कंट्रीज़, वो कैसे इस वबा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या पॉलिसी बनाई जा रही है और हम उससे क्या चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब हम काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहे हैं क्वारंटीन फैसिलिटी की और आइसोलेशन फैसिलिटी की, तो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है इंग्लैंड से डॉक्टर इमरान गौहर ने, जनरल प्रैक्टिशनर हैं और कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही पर भी बहुत काम कर रहे हैं। वहाँ पे हॉट क्लिनिक है, उसको भी देख रहे हैं, रोजाना बहुत से पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत सी फैमिलीज हैं जिनसे ये भी बिल्कुल उनसे हम पूछते हैं। डॉक्टर इमरान साहब, वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? क्योंकि ज़ाहिर है यूके में सिचुएशन इतनी ख़राब पिछले दिनों में रही, वहाँ से ऐसी खबरें आती रही, तो यहाँ बैठे तमाम पाकिस्तानी भी फिक्रमंद हुए अपने उन बहन भाइयों के लिए जो कि वहाँ पर मौजूद हैं। एक तो मुझे बताएं सर कि वहाँ पर सिचुएशन अब कैसी है, और दूसरा ये हॉट क्लिनिक से मुताल्लिक भी बताएं कि उस पर क्या होता है, यानी पेशेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर जो आ रहे थे, अब वहाँ पर क्या उनका इन्फ्लक्स कम हुआ है? जी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी अभी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ग्राफ नीचे आया है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पहले जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुई थी तो ट्रांसमिशन रेट जो था वो 2.5 to 3 था, मीनिंग के एक आदमी जो था वो 2.5 से 3 आदमियों को इन्फेक्ट कर रहा था। अब जो है वो 1 से नीचे आ गया है। तो यस हम डाउनवर्ड ट्रेंड में हैं, लेकिन स्टिल पीपल आर डाइंग। अभी लोग फिर भी मर रहे हैं मुख्तलिफ अस्पताल में। ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि वनरेबल हैं, थोड़े से उम्र रसीदा हैं और उनको दूसरी बीमारियां भी हैं। तो ग्राफ अभी भी बहुत अलर्ट है। सोशल आइसोलेशन जो है वो अभी भी काफ़ी हद तक कायम है। डॉक्टर साहब यही पूछना था, ये ग्राफ अपनी जगह लेकिन कहीं कहीं इम्प्रूवमेंट भी है। ज़रा यहाँ जो हम पाकिस्तान में लोग बैठे हैं थोड़ा सा हमको समझाइए, आप तो इस सिलसिले में बहुत काम भी कर रहे हैं। ये जो क्वारंटीन है, ये जो सेल्फ आइसोलेशन है, ये किस कदर इम्पोर्टेंट है, इसके लिए एक आम आदमी खुद क्या कर सकता है, वहाँ पर वो क्या कुछ है जो फॉलो किया जा रहा है जिसका एक अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है कोरोना के अगेंस्ट वॉर में, जो हमें भी करना चाहिए, थोड़ा सा हमको समझाइए। जी हाँ, आपकी मैंने वीडियो अभी देखी जो आपने चलाई है। एक्चुअली सेल्फ आइसोलेशन का मतलब है, उर्दू में आप कहेंगे कि इनफरादी तन्हाई। तो अगर आप इसको लिटरली एक वर्ड लें, मीनिंग कि हर आदमी को अलग तरीके से रहना है बेसिकली। और मैं इसकी मिसाल जो है स्पेशली रमज़ान के ज़माने लोगों को इस तरह देता हूँ कि जैसे आप एतकाफ़ में जाते हैं, आप एक
आइसोलेशन में जाते हैं 10 दिन के लिए और उसके बाद आप उसके बाहर निकलते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेल्फ आइसोलेशन है कि आप तन्हाई में एक रूम में 7 से 14 दिन तक रहते हैं और उसके बाद वंस आपके जो सिम्टम्स खत्म होने लग जाते हैं, जब आपकी अलामात या इन्फेक्टिविटी जो है वो खत्म होने लग जाती है, तो आप उसके बाद जाके आम पब्लिक में मिलें। जो आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं वो तो बिल्कुल उसके कॉन्ट्री है, उसके अगेंस्ट है कि लोग साथ सो रहे हैं, लोग साथ बाथरूम यूज कर रहे हैं। कोरोना इज़ अ वेरी इन्फेक्शियस वायरस और इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, ट्रांसमिशन है, वो बहुत ज़्यादा है। और इसका मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि एक पेन की जो टिप होती है उसमें 10,000 वायरस यानी हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा ये इन्फेक्टिव है। और हाथों से, सरफेसेस से, फॉर एग्जांपल आपकी डेस्क है, आपके शूज़ हैं, आपके कपड़े हैं, आपके दूसरी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उस पर ये वायरस काफ़ी हद तक जिंदा रहता है। और इसकी जो जिंदा रहने की जो तादाद है वो भी डिफरेंट है, फॉर फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, ये कुछ दिनों तक डिफरेंट सरफेस पे ज़ाहिर है डॉक्टर साहब डिफरेंट है उसकी ड्यूरेशन। सर मुझे ये बताइएगा कि जब हम ये फुटेज भी देख रहे हैं इस वक्त, वो चित्राल की हो, वो दीगर क्वारंटीन फैसिलिटीज़ की हो, कि जहाँ पर एक बेड पे 2 चलें वो भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक छत तले अगर 50 लोग हों, क्योंकि जब हम कराची का आइसोलेशन सेंटर देखते हैं, फील्ड आइसोलेशन सेंटर देखते हैं, 1500 बेड का देखते हैं, तो सर वहाँ पर कोई पेशेंट या कोई सस्पेक्टेड भी अलग तो नहीं है, वो घुल मिल कर रह रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने ऐसी बहुत सी फुटेजेस देखी, डांस कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो सर ये रीज़न है कि वो टेस्ट जो कि नेगेटिव आ जाना चाहिए था अब तक, वो नहीं नेगेटिव आ रहा है, वो पॉजिटिव ही आए चला जा रहा है। देखें, ये तो फिर वही बात है कि ये तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट है कि सब साथ अगर साथ रह रहे हैं तो ये तो बिल्कुल सेल्फ आइसोलेशन तो नहीं हुई। जब मैंने कहा अपराधी तौर पे तो नहीं रह रहे। अगर आप फिर वही बात है कि वायरस ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव है और जिस इंसान को ये वायरस होता है 80% लोगों को एक्चुअली अलामात नहीं होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वायरस को उनके जिस्म से निकल नहीं रहा होता या उनकी सांस के जरिए बाहर नहीं आता है, उनके थूक के जरिए, नज़ले के जरिए बाहर नहीं आ रहा होता, तो उनको अलामात नहीं होती, लेकिन वो उसको कैरी कर दूसरों पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से लोग जो है जब साथ रह रहे होंगे, फर्ज कीजिए किसी को अलामत नहीं है लेकिन उसका खत्म होने वाला है और मैं उसको गले लगता हूँ, उसको हाथ मिलाता हूँ या उसके आगे खांसता हूँ या कुछ करता हूँ या खाता हूँ, तो ऑब्वियसली द वायरस विल स्टे ऑन हिज बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वेल। तो पॉइंट इज कि ये बिल्कुल ही अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट है सेल्फ आइसोलेशन के। सेल्फ आइसोलेशन का मतलब ही इनफरादी तन्हाई है। तन्हाई मीनिंग यू आर अकेले हैं आप एक कमरे में। इससे तो बेहतर है कि लोग अपने घरों में एक कमरे को आइसोलेट कर जाएं, जैसे इत्तिकाफ है। मैं बिल्कुल मिसाल मुसलमानों के लिए ये है कि इत्तिकाफ जैसे हम करते हैं बिल्कुल उस तरह आप रहें और इंस्टेड ऑफ 10 दिन उसको 14 दिन तक के लिए आप कर लें अगर आपको कोई भी अलामात हैं। और ये भी बताइएगा, वैसे तो बड़ा अजीब लगता है, आपको भी सुन के अजीब लगेगा, शायद आपको हंसी भी आ जाए दोबारा से। अगर आजकल किसी बहुत पढ़े लिखे इंसान से जो अखबार रोज़ पढ़ रहा है, अगर आप उससे भी पूछें ना आजकल यहाँ कराची में और मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के कि भाई कोरोना ख़तरनाक है, तो बाज़ लोग बड़े आराम से कहते हैं मुझे तो लगता है कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। ऐसा भी सोचने वाले अभी भी मौजूद हैं। बहरहाल तो मैं इन लोगों पे भी जरा सा कमेंट कीजिएगा और ये भी जरा सा बताइएगा सर मास्क कितना इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी आम सी छोटी सी बात है, लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो जो लोग अगर ये समझते हैं कि वायरस खतरनाक नहीं है, हो सकता है ये वायरस उनके लिए खतरनाक नहीं हो, जैसे जवान लोग हैं या जो सेहतमंद हैं, ज्यादातर उनको उनको सिम्टम नहीं आते, लेकिन उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो घरों में उम्र रसीदा हैं या जिनको दूसरी बीमारियां हैं, अगर फर्ज कीजिए मुझे कोई अलामत नहीं है लेकिन वायरस में, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ, अपनी वालदा से मिलता हूँ, गले मिलता हूँ, हाथ लगाता हूँ, तो लेकिन ये उनके लिए डेडली हो सकता है, उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो लोगों को इस तरह समझना चाहिए कि ये जो हमारे लिए में भी कुछ ना हो, लेकिन किसी के लिए जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, ये इतना खतरनाक वायरस है। डॉक्टर साहब एक कमेंट इस पर भी कर दीजिएगा, मैं दोबारा वही सवाल करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स ये शिकवा कर रहे हैं कि उनके टेस्ट नेगेटिव आए चले जा रहे हैं। यानी मेरा सवाल है सर, अगर एक जगह पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं, सबका रिजल्ट पहले पॉजिटिव था लेकिन अब वो 14 डेज पूरा कर चुके, ट्रीटमेंट अगर उनको रिक्वायर्ड था वो हो चुका, बट एट द सेम टाइम रिजल्ट उनका पॉजिटिव ही आए चला जा रहा है, क्या हो सकता है? यानी वो ठीक हो गए लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव, कैसे? इसकी 2-3 वजूहात मेरे ख्याल में हो सकती हैं। नंबर 1, या तो मुझे नहीं पता कि लैब्स की क्या ऑथेंटिसिटी है, किस तरह टेस्ट किया जा रहा है, टेस्ट करने का तरीका भी बहुत सही होना चाहिए। तो जो सैंपल ले रहे हैं आप, वो सही, उसका प्रोसेस क्या है, एक नंबर बात ये है। जो लैब देख रहे हैं उनको देखने की जरूरत है क्या उसमें कोई डिफिशियंसी तो नहीं है। नंबर 3 ये है कि जैसे मैंने बताया आपसे कि अगर लोग क्वारंटीन में साथ रह रहे हैं
तो अब ये देखें ना कि वायरस, फर्ज कीजिए कि वायरस जो ये वायरस है, इसको सोचने की बात ये कि ये नाक से जाता है और ये थ्रोट में सेटल होता है और थ्रोट में ये बैठा रहता है। जब हम सैंपल लेते हैं तो हम इस जगह से ही सैंपल लेते हैं बेसिकली नाक में प्रोब डाल के। तो लोगों को असल में फर्ज कीजिए कि मेरे हाथ में है वायरस या मेरे यहाँ पे लगा हुआ है, तो यू कैन टेक अ रॉन्ग सैंपल एज वेल। तो फिर वही बात है कि ये 2-3 वजूहात हो सकती हैं जिसमें इनको यानी डॉक्टर साहब ये पॉसिबिलिटी है एक शख्स ठीक हो गया हो लेकिन उसके साथ जो शख्स रह रहा है वो भी ठीक नहीं हुआ, उसने छींका, वो ड्रॉपलेट का कांटेक्ट हो गया और वो वायरस अब स्टे कर उसके थ्रोट में। जब सैंपल लिया तो उसमें वायरस आ गया, रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, हालांकि वो शख्स ठीक था। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि कितना अलग आपको रहना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वक्त कम था, माजरत, आप साथ मौजूद थे और आप जिस तरह बता रहे थे कि जो एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ आइसोलेशन का, जिसको आपने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया कि 14 दिन का इत्तिकाफ़ कीजिए, 14 दिन का इत्तिकाफ़ करें, बिल्कुल अलग थलग रहें। वो मरीज़ यानी कोरोना के जिन्होंने फिर टेस्ट कराना है उसके बाद वो इस उम्मीद के साथ टेस्ट कराते हैं कि रिजल्ट फिर नेगेटिव आएगा। ब्रेक लेना है, ले लेते हैं फौरन ब्रेक। आपने कहा है जी, फरमा बरदार। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से बात करें, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। और ये जो वज़ीर आज़म ने एक फ़ैसला किया है कि लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए, अगर इस फ़ैसले को, उससे जो आसानियाँ पैदा हुई हैं उसको हमें ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल कर लेंगे। जो डॉक्टर साहिबान ने हमें अपनी हिफाजती तदाबीर बताई हैं हम उनका ख्याल रख के काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से सिलसिला भी आगे चलता रहेगा और हम कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं देखेंगे कि हमारे हस्पतालों के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि हमारा सेहत का निज़ाम जो है वो उस पर काबू न पा सके। लेकिन ये मैं एक दफ़ा फिर दोहराता हूँ कि अगर हमने बदएहतियाती की, अगर हमने ऐसे ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जैसे कोरोना ख़त्म हो गया है, तो खुदा न खास्ता फिर ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि मजबूरन वज़ीर आज़म को, हुकूमत को, NCC को कोई इसके अंदर उनके पास रास्ता ही ना रह जाए सिवाय इसके कि दोबारा से बंदिशें दोबारा बढ़ाई जाएं। उम्मीद है कि इस बात को हर शहरी जो है वो समझेगा भी और उसके ऊपर अमल भी करेगा, ख़ास तौर पे क्योंकि रमज़ान है, इबादत का महीना है, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है मुसलमानों के ऊपर, एक इबादत के लिए हमें महीना मिला हुआ है और उसके बाद आगे ईद भी आनी है। तो इसलिए ईद की तैयारी ज़रूर करें, इबादत ज़रूर करें, लेकिन दोनों काम इस तरीके से करें कि ना अपनी सेहत के ऊपर ख़तरा पैदा करें, ना अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने घर वाले, अपने मोहल्ले वालों के लिए आप कोई ख़तरा पैदा करें। तो इसी जज्बे के साथ सारा पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहिद है। इमरान खान वज़ीर आज़म जो हैं वो ज़ाती तौर पर इस सारी जो मुकाबला है कोरोना के साथ और उससे जो सूरत हाल पैदा हुई है उसको ख़ुद ज़ाती तौर पर लीड कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ पूरी कौम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। और ख़ास तौर पे जो टाइगर फोर्स के जिन लोगों ने वॉलंटियर किया है, मैं खुसूसी तौर पर उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उनको हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से सलूट पेश करना चाहता हूँ कि आपने जिस जज्बे का इज़हार किया है, इंशाअल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ इस मुश्किल हालात पर भी हम काबू पाए, हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। बहुत असद उमर साहब खिताब कर रहे थे टाइगर फोर्स से और वो ये कह रहे थे ईद की तैयारियां ज़रूर करें लेकिन कोरोना के खदशात को ना बढ़ाएं, मोहतात रहें। जो कुछ माहिरीन बता रहे हैं, जो कुछ डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। सीधी सीधी बात यह है कि SOPs को तो फॉलो करना पड़ेगा अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से कोरोना बाहर चला जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये एक तरह से आप लॉकडाउन को नाकाम नहीं करें, एक तरह से आप खुद लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं अगर आप ये सिचुएशन बना के रख रहे हैं। किरण, उनकी गुफ्तगू खुर्रमशेर ज़मान सुन रहे होंगे? पूछना पड़ेगा। वैसे वो उनके बयान के ऊपर जो है ना वो पहले ही कह चुके हैं कि इन्होंने मुनासिब बात नहीं की थी। वैसे हमने 3 बार ट्राई किया था, 3 बार ट्राई की थी ताकि हम उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि असद उमर साहब ने कहा कि पूरी कौम मुत्तहिद है। जब उन्होंने कहा पूरी कौम मुत्तहिद है तो मेरे जहन में सवाल आ गया, मैं ज़रा पूछ लूँ कि खुर्रमशेर ज़मान साहब कहाँ हैं, क्योंकि वो हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे कि वो भी मुत्तहिद हैं या नहीं। आप खुर्रमशेर ज़मान साहब से सवाल करेंगे, फिर आप उनसे नए सिरे से पूछेंगे आप ये कहना चाह रहे हैं, वो कहेंगे मैं दोहरा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। वो ये नहीं करेंगे कि वो ये याद रखने के असद उमर साहब ने क्या
मेरे जवाब में एंड आई आल्सो वांट टू ऐड, कुछ देर पहले हमने जब सुना कि जो वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी हैं और उनकी तरफ से बड़ा अच्छा किरण मैसेज आया, ये जो ऐवान इकट्ठा और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना और तनकीद करना, बड़ी दुरुस्त बात बैठे कोरोना पर थे, कोरोना वही था जो पहले होता आया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि फवाद चौधरी साहब ने शिरकत नहीं की। पहले उन्होंने कहा था मैं शिरकत नहीं करूंगा, शिरकत ना करने की क्या वजह पहले बता चुके थे, अब फिर उसका इजहार कर दिया कि अगर यही करना है तो इस इजलास का फ़ायदा क्या। और ये सवाल वैसे आवाम का सवाल भी है, आवाम का सवाल भी है कि अगर आपने इजलास में यही करना है जो कि आप बाहर भी करते हैं तो फ़ायदा कोई नहीं है। हाँ, फ़ायदा कोई नहीं है, आपकी ख्वाहिश का ना अब बिल्कुल पूरी नहीं होने जा रही। खुर्रम वो नहीं उठा रहे खुर्रम शेर ज़मान से हमने बारहा राबता करने की कोशिश की। एनीवेज आगे चल कर राब्ता होगा तो ज़रूर उनसे बात करेंगे कि वो जो सियासत कर रहे हैं उस सियासत की आड़ में नुकसान किसको हो रहा है, क्या वो ये बात जानते हैं नहीं। एनीवेज गुजरांवाला से खबरें शामिल कर लेते हैं। गुजरांवाला के नौजवान ने बेरोज़गार अफराद की मदद के लिए सस्ती सब्जियों का रिक्शा स्टॉल लगाया है। तो मुस्तहिक अफराद को तमाम सब्जियां 10 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही हैं। जज्बे की कोई कीमत क्या बात, क्या बात, जबरदस्त किरण रिपोर्ट है, मोहसिन खालिद की दिखाते हैं नाजरीन को। आलू, बैगन, भिंडी या हो कोई भी सब्जी, कीमत सिर्फ 10 रुपए फी किलो। हैरान ना हो, गुजरांवाला के नौजवान ने बेरोजगारों की मुश्किल आसान बना दी। सस्ती सब्जियों का स्टॉल सजा लिया। लॉकडाउन की वजह से अवाम जो है पिस रही थी, ना मजदूर के पास काम था, इसलिए हम लोगों ने अवाम की खिदमत के लिए हम दोस्तों ने मिल के ये मनों के हिसाब से डेली सब्ज़ी ला रहे हैं। जिस दिन से रमज़ान शुरू हुआ है उस दिन से हम ये 10 रुपये 5 रुपये सब्ज़ी बेच रहे हैं कि कोई किसी के आगे हाथ ना फैलाए। शहरी भी नौजवानों की इस काविश से बहुत खुश हैं। ये मोहल्ले वालों का, लड़कों के तावन की वजह से गरीब लोगों का रिलीफ मिला है। सब्ज़ी 10 रुपये किलो मिल रही है हमें। सस्ती सब्जियां फराम करने का ये अमल गरीब खानदानों से फाका कशी के खात्मे के साथ माशरे के लिए एक मुस्बत पैगाम भी है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा गुजरांवाला। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंस है, कितना ख़तरा है इनके आसपास। आगा खान हॉस्पिटल की चीफ नर्सिंग ऑफिसर सलमा जाफर हमको ज्वाइन कर रही हैं। वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, शुक्रिया। ये बताइए, नर्सेस का किरदार हर तरह के हालात में बहुत अहम है। बेलॉस होकर काम करती हैं, बिल्कुल अनथक मेहनत करती हैं, बहन की तरह, माँ की तरह, किसी फैमिली मेम्बर की तरह। हमारे पास इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है और नर्सेस के मसाइल क्या हैं, थोड़ा सा बताइए पाकिस्तान ही को देखते हुए। जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा फरमाया नर्सों के लिए। आज जो है वो हम नर्सेस का इंटरनेशनल आलमी दिन मना रहे हैं और ये दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने मॉडर्न नर्सिंग की बुनियाद रखी उसके बर्थडे 12 मई को मनाया जाता है। तो आज जो है वो उसका 200th बर्थडे है जिस पे हम ये कर रहे हैं। और इस बार जो हमारा थीम दिया गया है वो नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो आई थिंक केयरिंग से भी ज्यादा जो है ना वो नर्सिंग के माने हैं। और आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि नर्सेस जो है वो चाहे डिजास्टर सिचुएशन हो या आम रोजमर्रा का हो, वो हमेशा अपने अपने रोल में पेश होती हैं। और आई थिंक नर्सेस को जो है वो आजकल खास तौर पे हमारे माशरे में भी मैंने देखा है कि इंटरनेशनल नर्सेस डे के मौके पर मीडिया वगैरह में काफी ज्यादा पजीराई मिलती है और एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन मैं जितना हो कम है, जितना हो कम है। और मैं ख़ास तौर पे आज के इन हालात की बात कर लेती हूँ। कोरोना की वजह से सब डरे हुए हैं और हमने इन 2.5 महीने में 2 महीनों में ये देखा कि जिसको कोरोना नहीं भी है वो भी घबराया हुआ पहुंचा हॉस्पिटल। उसको सबसे पहले आके नर्स ने कहा थोड़ा सा इत्मीनान से बैठिए। मुझे उन रवैयों से लेके अब तक ये जो कोरोना के खिलाफ हम एक जंग लड़ रहे हैं ना, इसमें जो नर्सेस का किरदार है और जो उनके शिफ्ट्स हैं और जो उनके चैलेंजेस हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए ना कि इन हालात का मुकाबला नर्सेस कैसे कर रही है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं यही उसी पे ही आ रही थी अभी कि देखिए ये जो कोरोना की वबा है वो उसमें इतना थ्रेट और इतना फियर है और इतना डर है कि लोग अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिलते हैं। और जो हमारी नर्सेस हैं वो न सिर्फ अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी कर रही है बल्कि वो और ज्यादा वॉलंटियरिज्म भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसी भी नर्सेज हैं जो जिनको केयर के दौरान भी जो है वो क्वारंटाइन में जाना पड़ा
और वो अपने घर पे जो इनके बच्चे हैं और इनके घरों में जो एल्डर्स हैं, जो आपको पता है कि बच्चे और एल्डर को ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो जब वो यहाँ से ड्यूटी करके घर पे जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इस बात का खौफ रहता है कि उनकी वजह से उनके घर वालों को जो है वो कहीं खुदा न खास्ता मुंतकिल ना हो जाए। तो इसके लिए जो है वो नर्सेस को बहुत ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको पीपीई जो आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है, वो प्रॉपर पीपीईज दें। और प्रॉपर हमने उनको एजुकेट किया हुआ है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर आपने प्रॉपर पीपीई पहना है और आपने प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो किया है तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आप मरीजों को केयर देने के साथ साथ भी आप बच सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट पीपीई का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बताऊं कि हमारा ईआर आगा खान हॉस्पिटल का इतना बिजी है और हमें नहीं मालूम होता कि किस वक्त कौन से पेशेंट को कौन सा बीमारी है, कौन सा पेशेंट कोविड में है, और हमारा एक भी नर्सिंग के अमले को पेशेंट से जो है वो कोविड मुंतकिल नहीं हुआ है। That shows कि बहुत ज़्यादा आप लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं। That's great to hear। मुझे प्लीज़ ये भी बताइएगा कि आजकल के हालात में, ज़ाहिर आपने थोड़ा सा तज़किरा तो किया कि बहुत सी नर्सेज ऐसे हैं जो कि ज़ाहिर जब घर जाते हैं तो बच्चों से भी समटाइम्स कांटेक्ट नहीं करते, फैमिली से भी समटाइम्स नहीं मिल रहे होते और डर भी रहे होते हैं और एहतियात भी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा मुझे ये इस लाइफ से मुताल्लिक बताएं कि ये कितनी चैलेंजिंग लाइफ है इस वक्त कि एक टफ़ शिफ्ट के बाद, एक लंबी शिफ्ट के बाद, एक ऐसे वार्ड, एक ऐसे आइसोलेशन फैसिलिटी से में जिम्मेदारियां अदा करने के बाद जब घर में आती हैं तो ज़ाहिर है रेस्ट भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, लेकिन वहाँ पर आके भी ज़ाहिर है आपसे शायद पूछते होंगे फैमिली वाले भी, गैदरिंग तो ज़ाहिर नहीं होती, बट एनीवेज जो भी आपसे कांटेक्ट करता होगा इन योर फैमिली कि अच्छा क्या हालात हैं वहाँ पर, कि मरीज़ों से मुताल्लिक, जो थ्रेट्स से मुतालिक, जो भी एक थ्रेट इंसान को फील होता है, एक नर्सिंग केयर को फील हो रहा होता है, तो ऐसे में घर में कैसे मैनेज कर रही हैं और कितना मुश्किल हो रहा है इस वक्त? जी, आप वो लोग जो जिनको के एक्सपोजर हो जाता है, जो अप्रोप्रिएट पीपीई नहीं पहनते, या जैसे आप लोगों ने अभी भी मेंशन किया सोशल डिस्टेंसिंग, तो बाज़ औक़ात स्टाफ वगैरह खाने के दौरान जो है वो व्हेन दे आर नॉट इन देयर मास्क नहीं पहनते, तो बहुत ज़रूरी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मास्क पहनते हैं, और अगर इनको एक्सपोजर नहीं है, तो फिर उनके लिए जो हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल के एक्सपर्ट्स हैं उनकी यही एडवाइस है कि यू गो होम, यू टेक अ बाथ, क्लीन हो जाएं, एंड देन यू कैन मिंगल विथ योर फैमिली मेंबर्स। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ आपका एक्सपोजर हो गया है, आपने किसी वजह से मास्क नहीं पहना और आपका उन लोगों के साथ कांटेक्ट हो गया जो बाद में पॉजिटिव साबित हुए, तो फिर आपको क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। फिर तो करना ही पड़ेगा, फिर तो मुहतात रहना ही पड़ेगा। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए, बात भी मुकम्मल कर लें, मुझे साथ में ये भी बताएं, एक लंबी शिफ्ट गुजारने के बाद एक नर्स अपनी फैमिली के पास जाए, फिर उनका क्या हिसाब किताब, फिर कैसी लाइफ, कैसे अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं, क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझसे और दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा जज्बे के साथ आप लोग काम करते हैं और बहुत काम करते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। जी हाँ, नर्सिंग का जज्बा तो जाहिर है सबको पता है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि इफ़ यू सेव 1 लाइफ यू आर हीरो, बट इफ़ यू सेव 100 लाइफ यू आर अ नर्स। तो इसीलिए कहा जाता है। तो मैं ये कह रही थी, अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, कि अगर एक्सपोजर हो जाता है तो हमारे पास बहुत सारा हेल्थ केयर का अमला ऐसा है जिनके घरों में ऐसे बहुत सारे रूम्स नहीं है, या सेपरेट बाथ या कमरे में नहीं है। उनके लिए हम लोगों ने स्पेशली आगा खान हॉस्पिटल में हमने उनके लिए क्वारंटाइन प्लेसेस का इंतज़ाम किया है, और हम इनका बहुत ख्याल रखते हैं। एज ए मैनेजमेंट, एज ए लीडर्स, एज ए इंस्टीट्यूशन, हमने मेक श्योर किया है कि उनको हम लॉन्ग आवर्स की ड्यूटीज नहीं देते हैं, और हम इनको ब्रेक्स टाइमिंग्स वगैरह ज़्यादा देते हैं, और हम लोग बिल्कुल ये मेक श्योर करते हैं। अच्छा। और इनके साथ कम्युनिकेशन में है कि भाई इनको जो है वो they are properly taken care of। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा देखिए, ये जब से कोरोना आया है ना, हम मुख्तलिफ ममालिक से, अपने पड़ोसी मुल्क से भी हम ऐसी वीडियोस देख रहे हैं कि नर्सेज बैठी हैं, रो रही हैं कि मेरा छोटा बच्चा है और मैं नहीं जा पा रही, मेरे घर में माँ है, मैं नहीं जा पा रही। हमारे यहाँ भी ये वाला प्रॉब्लम है कि नर्स अपने घर नहीं जा पा रही हैं, घर पे उनके ज़ाहिर फैमिली है, बच्चे हैं छोटे, और वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, एक्सपोजर की वजह से नहीं जा पा रही हैं। जी,
सो मैं आपको ये बता रही थी कि चूंकि आपने मीडिया में भी और हर जगह पे और रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो मुल्क जिनकी नर्सेज ने में हमने रोते हुए देखा है, वहाँ पे वबा बहुत ज्यादा फैली हुई है, वहाँ पे हेल्थ सिस्टम्स जो है वो ओवरबर्डन है। तो हमारे पास अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान में और हमारे हॉस्पिटल में और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमारे पास ये सिचुएशन इस तरह की नहीं आई है। और हमारे पास जो लोग जो बहुत ही कम स्टाफ है जो क्वारंटाइन में जाता है, वो भी क्योंकि सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के इतने जराए हैं कि दे टॉक टू देम, और फिर हम इनका ये रिक्वायर्ड है कि एवरी 7 डे पे टेस्ट करते हैं, और अगर वो नेगेटिव आता है सेकंड तो फिर हम उनको घर जाने देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हालात और उन मुल्कों के हालात में बहुत फ़र्क है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएं, और लोगों को आप लोग भी बहुत ये फैला रहे हैं, और हम नर्सेज जो है हम कम्युनिटी को भी एजुकेट कर रहे हैं कि प्लीज़ हर वक्त अपना मास्क पहने। जिस भी इंसान से आप इनकाउंटर करते हैं, आप सोचिए कि वो पॉसिबली कोविड पॉजिटिव हो सकता है, तो अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो आप जो है वो हम सब बच सकते हैं, क्योंकि जरासीम को हमारे मुंह तक आंखों तक लेके जाना होगा, तभी वो हम पे असर करेगा। एहतियात करनी है, एहतियात ही ज़रूरी है, और इसकी बात आप भी बार बार करें, हम लोग भी बार बार करें। सलमा जाफ़र साहब बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी। वाकई हड्डी है नर्सिंग स्टाफ सेहत के शोबे में, और अगर एक नर्स भी बीमार हो तो ज़रा सोचे कि पहले ही नर्सिंग स्टाफ कम है पाकिस्तान में। एनीवेज, इस पर आज हम बात तो करते हैं, अभी बढ़ जाते हैं आगे। एक खबर है हमारे पास, स्पेशल फ़्लाइट्स जो आ रही हैं पाकिस्तान, मुख्तलिफ ममालिक से सैकड़ों पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान ला रही हैं, जो कि पाकिस्तानी वापस आना चाह रहे थे। अब इंकशाफ ये हुआ है कि उसमें सैकड़ों ऐसे हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव हैं। कोरोना का इंकशाफ हुआ है। पंजाब आने वाली 39 स्पेशल फ्लाइट्स में से अगर हम स्टैट्स शेयर कर लें तो 282 अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो इसी बारे में मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर हमारे साथ हैं। दानियाल, ये खदशा तो था कि ऐसा होगा, इंतजाम भी भरपूर है, और आदाद शुमार क्या क्या है? जी बिल्कुल, स्पेशल फ्लाइट्स जो कि पाकिस्तानियों को लेकर वापस वतन आ रही हैं, उनमें पंजाब में जो 39 फ्लाइट्स आई हैं, उनमें 682 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस में मुब्तला दिखते हैं। ये फ्लाइट्स जो हैं वो 14 अप्रैल से 8 मई तक सूबे में आने वाली फ्लाइट्स हैं, जिनमें 682 अफराद का टेस्ट जो है वो मस्बत आ चुका है। बेशतर जो फ्लाइट्स हैं वो मुत्तहदा अरब अमारात से आ रही थी पाकिस्तान। दुबई से, शारजा से जो फ्लाइट्स आई हैं उनमें मुताबिक जो पाकिस्तानी हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इदारों शुमार ये बताते हैं कि लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली 13 फ्लाइट्स हैं, उनमें 298 अफराद कोरोना का शिकार निकले। इसी तरह फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाली 13 फ्लाइट्स में 207 अफराद। दानियाल, सॉरी टू इंटरप्ट, ज़ाहिर है आप ब्रेक डाउन तो हमें दे रहे हैं कि कहाँ पर जो फ्लाइट है उसमें कितने पॉजिटिव निकले, लेकिन अगर आप मुझे एक फिगर बता दें कितने पैसेंजर्स आए थे और उसमें से कितने पॉजिटिव निकले हैं? जी बिल्कुल शोएब, अभी तक टोटल 7,756 जो अफराद हैं वो स्पेशल फ्लाइट के जरिए पंजाब की जो एयरपोर्ट्स हैं उन पर लैंड कर चुके हैं ये पैसेंजर्स, और उसके बाद 48 घंटे के बाद इन तमाम अफराद का जो है वो टेस्ट किया जाता है जब वो पाकिस्तान पहुंच जाती हैं। अच्छा दानियाल, क्या ये बता सकते हैं आप मुझे, जिनको पॉजिटिव डायग्नोज हुआ है, क्या उनसे पूछा जाता है कि क्या पहले से उनको मालूम था कि वहां पर टेस्ट हुआ था, क्या वो जानते थे वो कोरोना पॉजिटिव है, या कि ये वो हैं जिनको पहले से मालूम नहीं था? जी बिल्कुल, इनमें वो लोग शामिल हैं जिनको पहले से मालूम नहीं था कि वो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। जब वो वहां से बैठ रहे होते हैं, दुबई से शारजा में फ्लाइट्स ले रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए, तो वहां पर जो है वो इनके टेस्ट नहीं किए जा रहे। हालांकि एसओपी ये है कि वहां पर ही टेस्ट करने के बाद जो है वो उनको यही तो सवाल था दानियाल कि अगर वहां पर टेस्ट कर लिए जाते तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। एनीवेज, आप साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। जिस तरह आपने बता दिया कि जो पंजाब में फ़्लाइट्स आ रही हैं उसमें बहुत से पेशेंट्स, बहुत से ऐसे मुसाफिर हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, क्योंकि पहले जो फिगर्स थी, जो लेटेस्ट फिगर्स अब तक के हमारे पास कंपाइल हैं, जो टोटल केसेस जो बाहर से पाकिस्तान आए थे वो 3,220 थे और 27,721 लोकल ट्रांसमिशन। लेकिन अब जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे पैसेंजर हैं जिनका कोरोना पॉजिटिव है। खदशा था कि ये होगा। एक और खबर उसी के बारे में बताएं आपको। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 10वीं नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील की। ये एक मामला है, मैं चाह रही थी कि इसके ऊपर भी बात करते। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख को 11 रुकनी कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। NFC कौमी टैक्स मुहासिल की विफाक और सूबों में तकसीम का ये जिम्मेदार होगा।
कोशिश करेंगे कि अपने रिपोर्टर से भी बात करते हैं, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता देती हूँ। 10वीं नेशनल फाइनेंस कमीशन की तश्कील की मंजूरी, सदर मुमलिकत ने कमीशन की तश्कील की मंजूरी दी। मुशीर खजाना हफीज शेख 11 रुकनी कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। NFC कौमी टैक्स महासिल की वफाक सूबों में तकसीम का जिम्मेदार होगा। पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान के वज़राए खजाना अरकान होंगे। जनाब, इसके अलावा ये भी है कि वफाकी सेक्रेटरी खजाना भी कमीशन के रुकन होंगे। एक नोटिफिकेशन इसी सिलसिले में जारी किया गया है। वक्त है ब्रेक का, वापस आते हैं थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रोज़ाना हम बात क्या करते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग की। रोज़ाना खबर क्या आती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन अभी सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करेंगे हम। भला कैसे? कि आज जिस मेहमान को हमने दावत दी है वो मेहमान अलॉन्ग विद हिज टीम सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ज़ाहिर है उनका जो फ़न है वो बड़ा ज़बरदस्त है, कव्वाल हैं वो। पाकिस्तान में तो मशहूर हैं ही, अमेरिका और बहुत से और ममालिक वहाँ पर भी अपनी आवाज़ से लोगों को गर्विदा बना चुके हैं। जब वो कवाली गाते हैं तो सुनने वालों को सहर में मुब्तला कर देते हैं। बात हम किसकी कर रहे हैं? पाकिस्तान के मकबूल तरीन कवाल हमज़ा अकरम की। आपको याद होगा लास्ट रमज़ान तो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर, लेकिन ज़ाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम करें तो ही इज़ जॉइनिंग अस टुडे। इंश्योर किया, इसी को इंश्योर हमने किया। हमज़ा कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। भाई मैं तो सोच रही थी कि कव्वाली भी हो और सोशल डिस्टेंसिंग भी, आपने तो कर दिखाया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी ने बड़ी आसान बना दी हैं। ज़बरदस्त। हमज़ा थोड़ा सा मुझे पहले कवाली की फरमाइश करने से पहले ये बताएं कि अब जब हम ज़ाहिर है बाज़ार की तरफ देखते हैं, हम जनरल एनवायरनमेंट देखते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है? जो गलती हो रही है वो किसकी तरफ से हो रही है? अवाम की तरफ से हो रही है, इंतज़ामिया की तरफ से हो रही है, रवैये का मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है ना वो मसला है अवेयरनेस का, कि हमारे पास लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग असल में होती क्या है। और उसके साथ साथ सीन ये है कि उनको जो ज़रूरियात हैं वो मुहैया घर पे नहीं हो रही, तो इस वजह से वो अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आपस में लड़ेंगी उनकी तो वो अब लोगों का ये जिसे बोलते हैं स्लोगन बन चुका है कि यार अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग से अगर हमें तबीयत ख़राब नहीं हुई तो हमारी भूख से हो जाएगी, तो भूख के लिए निकल रहे हैं। या तो हमारी रियासत को उनका भूख का इंतज़ाम अच्छा करना चाहिए तो वो घर पे बैठ जाएं, नहीं तो फिर उनको सोशल डिस्टेंसिंग मतलब अभी भी जो कल से मार्केट वगैरह आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं तो वीडियोस वगैरह वायरल हो रही थी, ना दुकानदार मास्क लगाए हुए। बिल्कुल, हम एहतियात ही करते रह गए, हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही करते रह गए, लोग इंश्योर नहीं कर पाए। अच्छा देखें, इससे पहले कि ना मैं फरमाइश आपके सामने रखूं, मुझे बिल्कुल मुख्तसरन बता दीजिए ईद कैसे मनाएंगे आप? सादगी के साथ मौजूदा हालात को देखते हुए आपको भी लगता है कि नहीं मुझे मार्केट जाना चाहिए, सब खरीदना चाहिए? नहीं, ईद तो इस वक्त बिल्कुल सादगी से बननी चाहिए, बल्कि जो अपने लिए चीजें खरीदनी थी कोशिश हो कि उस बजट के अंदर किसी और की ईद अच्छी हो सके। बहुत प्यारा ख्याल है आपका। चलिए अब बड़ी सादगी के साथ में हम आपके सामने अपनी फरमाइश रखें, या आप बताएं आज आपने क्या इंतखाब किया हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए? आपकी अगर कोई फरमाइश है तो बताएं, नहीं तो मैं फिर एक बहुत मशहूर नात पेश करूं। नहीं, आप पहले आप ट्रेन न छूट जाए कहीं, पहले आप क्योंकि कल जो है वो 16 रमज़ान गुजरा है और अमजद भाई को 4 साल हो गए हैं, तो अमजद भाई को याद करते हुए ताजदार हरम से आगाज़ करते हैं ताकि अल्लाह ताला उनको भी साले सवाब पहुँचाए। आमीन आमीन। आगाज़ करता हूँ।
किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी भर जाएंगे, हाँ का तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बत्तियाँ, काटे न कटत है अब रतियाँ, तोरी प्रीत मसुद बुद्ध सब बिसरी, कब तक ये रहेगी बेखबरी, गाहे बबिगन दुज़दीद नजर, कभी सुन भी तो लो हमारी बतिया, ताजदारी हो निगाहे, हाँ ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हरम हो निगाहे करम, आका निगाहे करम, आका निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल हामी बेकसा, क्या कहेगा जा आपके दर से खाली, अगर हाँ मैं कशो आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले, दुख दर्द अलम सब छटते हैं, हसनैन के सदके बढ़ते हैं, मदीने चले, तजल्लियों की अद है फजा मदीने में, निगाह शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, इधर उधर ना भटकते फिरो खुदा के लिए, इधर उधर ना भटकते फिरो
मदीने चले दस्त साक़ी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई वो नजर। जितने खाली हैं सब जाम आएंगे। बहुत शुक्रिया हमज़ा, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। वक्त कम था लेकिन हम आइंदा भी दावत देते चले जाएंगे आपको और कोशिश करेंगे कि जो मेरे और किरण की जिस तरह फरमाइश थी हम वो भी आपके सामने रख सकें। एनीवेज क्योंकि वक्त कम था, अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा है, अशरा मग़फ़िरत है। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अल्लाह को राज़ी करना है। वक्त मिला है हमें, हम कितने खुश नसीब बंदे हैं कि हमें अल्लाह ने एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक दिया। और रमज़ानुल मुबारक का ये अशरा कि हम अल्लाह से मग़फ़िरत कर लें। हम सब गुनाहगार हैं, हम रोज़ाना गुनाह करते हैं, हम जानते बूझते भी गुनाह करते हैं, समटाइम्स अनजाने में गुनाह करते हैं। अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह को मनाना है, अपने गुनाहों की तौबा करने ये वक्त मिला है हमें। ये वक्त हमें मिला है, ये अशरा ऐसा है जितनी दुआ करेंगे हमारे, मैं तो इसको बिल्कुल इसी तरह से देखती हूँ कि भाई ये तो चांसेस की बात है ना, बढ़ते चले जाएंगे जैसे हम लोग आम हालात में इस तरह से बात करें। अब हम आज इसी सिलसिले में बात करेंगे, हमारा साथ देंगे मजहबी स्कॉलर जमील राठौर। जमील साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा रमज़ान में भी अपनी मग़फ़िरत ना करवाने वाले शख्स के लिए कितनी सख्त वईदें हैं, क्या किया जाए इस वक्त कि हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और ज़्यादा से ज़्यादा मांगें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका समा टीवी का। बहुत अहम मौजूद के तौर पर रोज़ा रखने के जितने फ़ज़ाइल हैं, रोज़ा ना रखने के इतने बवाल भी अहादीस मुबारका में बयान किए गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, आपने पहला कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर दूसरे जीने पर मिंबर के कदम रखा, आमीन कहा, और तीसरे पर फिर आमीन कहा। तो सहाबाई किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपने आमीन क्यों कहा? तो आप आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया कि अभी जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जो कि सय्यदुल मलाइका है वो दुआ मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि जिसने ए नबी आपका नाम सुना हो और आप पर दुरूद न भेजा हो उसकी नाक खाक आलूद हो, यानी उस पर गुनाह हो। फिर दूसरा ये कि जिसने माह रमज़ान पाया और फिर भी अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत ना करा सका तो उसकी भी नाक खाक आलूद हो। तो सरकार ने फिर आमीन कहा। और तीसरा कहा कि जिसने बुढ़ापे में वालिदैन को पाया हो लेकिन उसके बावजूद अपनी बख्शिश हो उसकी भी नाक खाक आलूद हो। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फिर आमीन कहा। तो यकीनी तौर पर माह रमज़ान की जितनी फजीलतें हैं उतना वबाल भी है। फरमाया मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तअहु। इसने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा लेकिन फिर उसकी हुर्मत को तोड़ डाला। हुर्मत कब रोजे की टूटती है कि जब कोई गालम गलोच करता है, कोई गुस्सा करता है, एक दूसरे के बुरा भला कहता है, तोहमत लगाता है, गीबत करता है, रोजा रख कर भी गालियां देता है, शोर गूगा करता है और डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं करता। अल्लाह फरमाता है कि फिर मुझे उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं है, कोई गरज नहीं है। तो यकीनी तौर पर रोजा रखे, किस तरह रखे? सरकार ने फरमाया कि जब तुमने रोजा रखा फलियसुम समउका व बसरुका व लिसानुका अनिल कज़िबि वल महाल। रोजा रखो तो रोजे का कमाल ये है कि फकत तुम्हारी आंतों का रोजा ना हो, फकत तुम्हारे स्टमक का रोजा ना हो, फकत तुम्हारी ड्यूडिनम का रोजा ना हो, फकत तुम्हारे मुंह का यानी खाने पीने का रोजा ना हो, बल्कि तुम्हारी रोजा रखो तो तुम्हारी आंखों का रोजा होना चाहिए, तुम्हारे कानों का रोजा होना चाहिए और तुम्हारे हर किस्म से गुनाहों से बचने का रोजा होना चाहिए। ये रोजे का कमाल है। लिहाजा रोजा रखा और जुबान से गीबत करते रहे, रोजा रखा और जुबान से गालम गलोच करते रहे, रोजा रखा और कानों से हम गीबत सुनते रहे, दजल फरेब और मक्कारियां सुनते रहे और फिर तब्दीली को ना आई रोजा रख कर भी। तो फिर फरमाया कि यकीनी तौर पर रोजे का कमाल जाता रहता है, रोजे की हुर्मत और रोजे की नूरानियत खत्म हो जाती है। रोजा रखने का हक तो गालिबन अदा हो जाए, लेकिन रोजे की जो रूह है, जो सोल है, रोजा दरअसल हमें तब्दील करना चाहता है। अल्लाह चाहता है 11 महीने जो तुमने जो कुछ किया है उससे जब तुम हलाल चीजों से रुक गए
यानी तुमने रोजे से हलाल खाना छोड़ दिया, रोजे से हलाल पानी पीना छोड़ दिया। अगर तुम शादीशुदा हो तो हलाल है हुकूक अज़वाज वो छोड़ दिए। जब रोजे में अल्लाह की खातिर तुमने हलाल चीजों को छोड़ दिया, फिर अल्लाह की खातिर तुम हराम कामों को भी छोड़ दो। तो ये रोजे की रूह है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं सो रहा था, ख्वाब में फरिश्ते आए और मुझे कहा कि आका आप पहाड़ पर चलिए। मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा पहाड़ के उस तरफ आवाजें आ रही थी और कुछ लोग उल्टे लटके हुए थे। मैंने जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं, या फरिश्ते जो भी थे उनसे पूछा ये कौन लोग हैं। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वो लोग हैं जो माह रमजान का एहतराम ना करते थे और उल्टा लटका कर उनकी बाछों से उनको खींचा जा रहा था। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। फरमाया रोजा ना रखने वाले या रोजा रखकर तोड़ देने वालों का अंजाम है। तो यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ। फिर एक हदीस और भी है, सरकार ने फरमाया कि जिसने माह रमजान को पाया और उसका हक अदा ना किया तो वो बड़ा बदनसीब है। पूछा हक अदा ना करना क्या है? बहुत बदनसीब। अगर रोजा ना रखा तो उसका वबाल क्या है? कहा कि रोजा जिसने ना रखा, यानी रोजे की हालत में भी शराब पी और फिर ऐसे काम किए कि जो जिनको हम जिना की पसंदीदा है। मैं छोटे हमारे साथ क्या है कि हम छोटे गुनाहों को बहुत छोटा समझते हैं और करते चले जाते हैं। दूसरे की छोटी गलती को बड़ा समझते हैं और अपनी बड़ी गलती को भी हम बहुत छोटा समझते हैं। या दूसरे की बड़ी लगती है और अपना जो है बड़ा गुनाह भी छोटा लगता है। इंसान का ये अलमिया है। ये तो फितरत ये निकलता है कि सरकार। डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात कट रही है, मुकम्मल भी कीजिएगा क्योंकि मैं एक सवाल भी यहाँ पर ऐड करना चाह रहा था। ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं उस इबादत की जो ख़ास अल्लाह के लिए ही है। सारी बातें ख़ास अल्लाह के लिए, इसमें तो रियाकारी हम कर भी नहीं सकते। रोज़ा रखना है ख़ास अल्लाह के लिए, उसका अजर देता है। लेकिन जब हम दुआ की बात करते हैं कि हम ज़ाहिर है हम सब बार बार ये बात करते हैं कि हमें तो मांगना भी नहीं आता, हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह में मांगना नहीं आता, बिन मांगे हमें अता कर दे, हमारी मुश्किलात तू जानता है, तू हमारी मुश्किल हल कर दे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब हम दुआ की बात करते हैं ज़ाहिर है हम डायरेक्शन लेते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, उनके एक्ट से, उनकी बात से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआएं करते थे बख्शिश के लिए रमज़ान में, इस अशरे में रहनुमाई कीजिएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मंबई दुआ थे, मंबई खैर थे। बेशक हर वक्त अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगते थे। जब आप पैदा हुए तो रब्बी हबली, आपकी उंगली खड़ी थी और कहा रब्बी हबली, ए रब मेरी उम्मती। ये सदाएं सुनाई थी। और जब आप मेराज पर गए तो अल्लाह ने पूछा मोहम्मद क्या मांगते हो? आपने फरमाया कि अल्लाह मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगता, बस अपनी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत मांगता है। और फिर जब आप कब्र में गए तो भी फरमा गया, आप रहे थे, कान लगाया तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अब उम्मत को ये चाहिए कि अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला देकर दुरूद शरीफ पढ़कर फिर अल्लाह की बारगाह में इस माह रमज़ान के दूसरे आशरे में कसरत के साथ जो दुआ है वो है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अल्लाह हमारे मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, छोटे बड़े सारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो इस्तिग़फ़ार की कसरत करना ख़ास इस अशरे में रसूलुल्लाह की तालीम भी है। और इस्तिग़फ़ार तो हमें हर वक्त करना चाहिए। और जहाँ तक दुआ का ताल्लुक़ है तो दुआ के लिए तो सूरह फातिहा में बता दिया गया कि जब दुआ मांगो, जिस तरह देखिए फ़कीर हमसे मांगता है तो पहले हमारी तारीफ करता है, अल्लाह तेरे बच्चों की खैर करे, अल्लाह तुझे और आता फरमाए, अल्लाह तेरे घर बार को अच्छा रखे, कुछ फ़कीर को भी कुछ दे दे। तो बेआईनी इसी तरह सूरह फातिहा में बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें रब के लिए है, सारा शुक्र उसके लिए है जो हमारी परवरिश कर रहा है, जो रब है और रहमान भी है, रहीम भी है, उससे से नहीं कर रहा, रहमान और रहीम बनकर कर रहा है, मालिक यौमिद्दीन। फिर बंदा दुआ मांगता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझसे ही मदद मांगता हूँ। क्या मदद मांगता हूँ? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला दे। तो माह रमजान में दुआ जरूर मांगे, लेकिन इहदिना सिरातल मुस्तकीम की कसरत के साथ तस्बीह करें कि अल्लाह इस वबा के दौर में, आफत के दौर में दुनिया बदल गई है, अल्लाह जाहिर बदल गया, हमारा बातिन भी तो बदल दे। अल्लाह जाहिर को बदलना हमारा काम है, बातिन को बदलना तेरा काम है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वबा की सूरत में आखिरी जुमला कहूंगा, शोएब भाई और मेरी किरण बहन भी मौजूद हैं, आपके तवज्जुह से समा के सारे नाजरीन को और सारी दुनिया को
कि ये वबा की सूरत में इसमें हमने बदलना है। सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह तालीम दी जा रही, इसी तरह अपना जो सोशल बिहेवियर है उसको भी बदलना है, अपने एटीट्यूड को भी बदलना है। और यकीन जानिए इस वबा की सूरत में अगर मुसलमान 22 करोड़ पाकिस्तान में है और दुनिया में 1.5 बिलियन मुस्लिम्स हैं, अगर इस वबा के दौर में अगर वो बदल कर पलट कर रब की बारगाह में आ गए, मुसल्लों पर आ गए, और मैं समझता हूँ 5 करोड़ भी सच्चे पक्के मुसलमान बन गए, नमाजी बन गए, तो यकीन जानिए ये जहमत नहीं रहेगी, बीमारी रहेगी, बल्कि अल्लाह की जानिब से नेमत बन जाएगी। ये भी फरमा दीजिएगा, ये अशरा है मग़फ़िरत का, जो हमारे प्यारे हमारे दरमियान नहीं रहे, उनके ईसाल के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि अब तो ये अशरा भी सिमट रहा है, ये वक्त भी बीत रहा है, ये घड़ियां भी बीत रही हैं बड़ी तेजी के साथ। देखिए ये बहुत अहम सवाल किया किरण आपने, इसलिए कि बाज़ औक़ात ये तसव्वुर आता है कि इंसान मर गया, मरकर मट्टी हो गया। नहीं जनाब, हुजूर ने फरमाया कि 3 खाते हैं, 3 अकाउंट से जो मरने के बाद भी खुले रहते हैं। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु, पहला खाता क्या है कि उसने अगर अच्छा काम छोड़कर चला गया, सदका जारिया वो उसको पहुंचता है। दूसरा फरमाया कि अगर कोई इल्म की बात सिखा गया। तीसरा फरमाया कोई नेक साले औलाद छोड़ गया, तो यकीनी तौर पर उसकी औलाद जब दुआ मांगती है तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया कि कब्र से अब मुर्दे की आवाज़ आती है कि ए रब्बे करीम ये दर्जा क्यों बुलंद कर दिया? तो कहा गया कि तू नेक औलाद छोड़ आया था, आज उसने तेरे लिए हाथ बुलंद किए हैं। तो यकीनी तौर पर दुआ मांगते रहना चाहिए मरहूमीन के लिए। ईमान वालों की निशानियां यही है कि ईमान वाले वो होते हैं जो अपने वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, तो पहले ही ईमान वाले गुजर गए हैं उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। और हर नमाज में हम दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो दुआएं मांगिए मरहूमीन के लिए। माह रमज़ान में अल्लाह उनके दरजात को भी बुलंद करता है, उनके मकामात को भी बुलंद करता है। तो यकीनी तौर पर जो अच्छी औलाद होती है वो जाने के बाद भी वालिदैन के अकाउंट को खुला रखती है और दुआ करती है। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कह दिया जमील साहब के दुआ करें, अपने लिए भी करें, अपने मरहूम वालिदैन के लिए भी करें, जो आपके प्यारे बिछड़ गए उनके लिए भी करें, जो हमसे पहले चले गए उनके लिए भी करें। दुआ का सिलसिला कभी रुकना ही नहीं चाहिए, ये नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, ये डिवाइड तो है, लेकिन ये हमें समझ में कैसे आए, हम इसका भरपूर फ़ायदा कैसे उठाएं? इस अशरे की जो कि जा रहा है हमारे हाथ से, इसकी अहमियत क्या क्या है, मुझे थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। क्योंकि देखिए सहर, अफ्तार, हमारी रूटीन, ये सब कुछ, और इस अशरे की अहमियत, ये सब कुछ एक साथ हमको मिले तो कैसे मिले? अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का और बरकत का और उसके कमाल शफ़क़त व बख्शिश का महीना है। चुनाचे पहले अशरे में रहमत बनाई गई, रहमत जब बढ़ी तो फिर मग़फ़िरत की सूरत आई, और मग़फ़िरत का जब इजहार हुआ तो आखिरी अशरा जहन्नम से बचने की सूरत में हमें मिला। तो यकीनी तौर पर ये जो अशरा है इसके अंदर अल्लाह की जानिब रुजू करें। और देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है, अगर अपने घर के कोने में चले गए और खलवत इख्तियार कर ली, तन्हाई इख्तियार कर ली, तो कहते हैं कि खलवत ही में जलवत है। क्या बाईद कि अल्लाह की रहमतें आपको उसी घर के कोने में मैसर आ जाए, अल्लाह का अजब जलवा नजर आ जाए, उसके हबीब का दीदार आपको अता हो जाए। तो यकीनी तौर पर कसरत से दुरूद पढ़ें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, और ये इस्तिग़फ़ार करना बलाओं को टाल देता है। यकीन कीजिए बलाएं टल जाएंगी, बलाएं टल जाएंगी। बिल्कुल। एक जुमला और है डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर इमरान गौहर साहब से, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की आइसोलेशन से मुताल्लिक। उन्होंने कहा कि 14 दिन का इत्तिकाफ़ कर लें, इस वबा से हम बच जाएंगे। 13-14 दिन का रमज़ान हमारे पास है, इत्तिकाफ़ कर लें, बड़ी बचत हो जाएगी, अल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल कर लेगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि एतिकाफ, नफली एतिकाफ तो कभी भी किया जाता है। अगर 26 फेब को अगर ये एतिकाफ 15 दिन के लिए कर दिया जाता तो शायद उसके बाद फिर ये ज़रूरत ना होती। लेकिन एतिकाफ आपने कहा बिल्कुल सही है कि इंसान बजाय लॉकडाउन के अगर उसको कह दे एतिकाफ, मैं तो समझता हूँ आखिरी अशरा आ रहा है,
एक काम ये कि जाए पूरी कौम को कहा जाए कि इज्तिमाई तौर पर इनफिरादन हर आदमी एतकाफ कर ले, 10 दिन एतकाफ कर ले, घरों में एतकाफ कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात आपने कही डॉक्टर साहब। घरों को मस्जिद बना दें, कोना मख्तस कर दें, एतकाफ कर लें, अल्लाह से दुआ कर लें, अल्लाह के हुजूर झुक जाएं, अपनी मुश्किलात अल्लाह के सामने रख दें और अल्लाह बेशक सबसे बड़ा मुश्किल कुछ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे आप। वक्त हो गया ख़त्म, आपसे होगी मुलाकात कल। अपना ख्याल रखें। अगर बाहर जाएं बहुत एहतियात के साथ जाएं, प्लीज़ बहुत एहतियात के साथ जाएं। कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।